कि जो भी बर्बादी कश्मीर में हुई उसके सबसे बड़े जिम्मेदार कश्मीर के सियासतदान हैं। आपकी पीठ में आज 10 खंजर है, दिल्ली का सिर्फ एक है, बाकी 9 कश्मीरी मुसलमान लीडरों के हैं। क्या ये आपके हकूक के लिए लड़ेंगे जिन्होंने इस कौम की लाशें तक बेच खाई? ये बात कश्मीरियों को अपने दिल में करनी होगी कि सजाद लोन, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, JK अलफ, जमात एंड मौलवी साहब, दे आर कैंसर फॉर जम्मू एंड कश्मीर। इस कैंसर ने, इस नासूर ने हमें अंदर ही अंदर खा लिया। हमारी नस्लें खत्म हो गई। 2 लाख नौजवान कब्रिस्तान में है और जिन्होंने उनको वहां पहुंचाया वो Z+ अमित शाह के लेके घूम रहे हैं। ये कौन सी तहरीक चला रहे थे आप? पहले मुझे 40 साल का हिसाब दे दो ना। उन जैसे लोग हैं जो मिंबरों पे बैठते हैं, कभी जनता पार्टी के साथ अलायंस, कभी डबल फारूक, कभी आज़ादी और आज कभी Z+ अमित शाह वाला। इनके जैसे लोग जिम्मेदार हैं। वो लोग जिम्मेदार हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, मायसूमा पे बैठ के एफिडेविट में लिखते हैं कि हम दिल्ली जाते थे IB वालों से मिलने, उठाया बंदूक जिया उल हक के कहने पे, सरेंडर किया IB वालों के कहने पे, फिर CIA के साथ भी मिले हुए। हमने तो पूरी जिंदगी यहाँ कत्लो गारतगिरी के बाजार देखे। उसका जवाब कौन दे देगा? जिन्होंने कहा कि हम कश्मीर को आज़ाद करने वाले हैं, उन्होंने लाल चौक में शॉपिंग मॉल बना दिए। वो पहले उन शॉपिंग मॉल का हिसाब दे दे मुझे। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। वो जिन्होंने बस्तियां उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। जिन्होंने यहाँ खून की नदियां बहाई, वो आज Z+ सिक्योरिटी में चल रहे हैं। जिन्होंने लोगों के नस्लें मिटा दी और कहा नहीं ये जी कश्मीर को आज़ाद करने के लिए, वो आज Z+ सिक्योरिटी में घूम रहे हैं। यासीन मलिक, फारूक अब्दुल्ला और मौलवी साहब एक ही गुट है और आपका जमा इस्लामी और PDP एक ही गुट है। यह अलग अलग नहीं है। 2 ही सिंडिकेट है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। इन 2 सिंडिकेट्स ने पिछले 40 साल से लाशें भी इन्होंने ही फैला दी, खून की नदियां भी इन्होंने बहाई और शॉपिंग मॉल भी इन्होंने ही बनाए। जो रिश्ता जमात इस्लामी और PDP का था, वही रिश्ता फारूक अब्दुल्ला का, मौलवी साहब का और JK अलफ का था। इसलिए अगर यासीन मलिक तिहाड़ जेल में है तो मौलवी साहब भी वहीं होने चाहिए। इसलिए अगर यासीन मलिक तिहाड़ जेल में है तो फारूक अब्दुल्ला को सबसे पहले तिहाड़ जेल भेजो। ये जो आज आपके उमर साहब हैं, उनके वालिद मुझे जवाब दे दे, उनका और यासीन मलिक का क्या रिश्ता है? क्या ये सच नहीं है फारूक अब्दुल्ला के घर में JK अलफ के मिलिटेंट होते थे? ये नासिर स्वागामी उसी खानदान से वाबस्तगी रखता है जिन्होंने कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस में शेख अब्दुल्ला के खिलाफ झूठी गवाही दी, जिसकी वजह से शेख साहब और हमारे बुजुर्गों को जेलों में रहना पड़ा। कहा कि ये हिंदुस्तान, ये कश्मीर की सेसेशन की जंग कर रहा है। आज नासिर स्वागामी जो है वो नवाई सूबे में बैठा हुआ है। शेख साहब अपनी कब्र में तड़प रहे होंगे। उमर साहब तो BJP के कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती की पार्टी BJP ने बनाई है, सजाद साहब के तो नरेंद्र मोदी बड़े भाई है। तो हम तो उनमें से नहीं है जो यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते और दिल्ली में सजदे करते हैं इनके सामने, जो एक जमाने में बड़ी बड़ी बातें करते थे और आज वो Z+ सिक्योरिटी अमित शाह की लेके चल रहे हैं डाउनटाउन श्रीनगर में। किसने Z+ दिया उनको? अल्लाह ने आज दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया कश्मीरियों के सामने। यहाँ एक ऐसे लीडर थे, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 2 शॉपिंग मॉल लाल चौक में है उनके, वो भी तहरीक चला रहे थे। ये कौन सी तहरीक चल रही थी कश्मीर में, मुझे समझ में नहीं आती। जमात के लोग जो बड़ी बड़ी जो कहते थे इलेक्शन लड़ना हराम है, हलाल कैसे हो गया? आगा मुंतजिर साहब तो आपके सामने हैं। उनके वालिद साहब क्या बोलते थे मिंबर पे बैठ, मिंबर रसूलुल्लाह पे बैठकर वो बोलते थे कि भाई इलेक्शन लड़ना हराम है, जो इलेक्शन लड़ेगा वो इस कौम से गद्दारी करेगा। आज उनके बेटे MLA को खुद मालूम है इनके लीडर जो है वो डबल ट्रिपल एजेंट है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी यही सलूक किया, हिंदुस्तान के एजेंसियों के साथ भी काम किया और कश्मीर को पूरी तरीके से भेज दिया। ये हाल सिर्फ हुर्रियत के लीडरों का नहीं है, यह हाल मेन स्ट्रीम के कुछ ऐसे लोगों का भी है जो प्रो कश्मीर चोला ओढ़ते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत नहीं है, ये फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत है। जो उस जमाने की नेशनल कॉन्फ्रेंस थी 82 से पहले, वो अलग नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। ये जो आज नवाई सूबे में बैठे हैं, ये तो वो चोर है जिन्होंने मौक़िफ़ बेच दिया, जिन्होंने इस कौम को बेच दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तो 82 के बाद 2 हिस्से हो गए। एक तो शाह साहब के लोग थे जो हक वाले लोग थे, और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का किरदार क्या रहा है वो आप सब जानते हैं। 82 में उनने क्या किया, 87 में उनने क्या किया, 96 में उनने क्या किया जब नरसिम्हा राव ने कहा स्काई इज द लिमिट। प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव वाज रेडी टू गिव यू 1953 स्टेटस, मगर फारूक साहब ने सोचा कहीं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी ना हाथ से निकल जाए, इसीलिए उन्होंने उस वक्त भी कॉम्प्रोमाइज़ किया। आवाम के सामने हाल है कि जो लोग 53 स्टेटस की बात करते थे वो आज स्टेटहुड का लफ्ज़ भी अपनी ज़बान पर नहीं लाते। फारूक अब्दुल्ला बरसरे आम आके हमें एक जवाब दे दे बस, किसके कहने पर उसने PhD तोड़ दी? आप इस बात के खुद गवाह रहे हैं कि जब PhD बनी हमने सपोर्ट किया, हमने आउटसाइड सपोर्ट दिया, मगर वही फारूक अब्दुल्ला, वही महबूबा मुफ्ती, इन्होंने पसे पर्दा BJP से डील करके PhD ख़त्म कर दिया। BJP ने बुलडोज़र छोड़े, हर किस्म से कश्मीरियों को डराने की कोशिश की। मैं अपने घर में नहीं छुपा, मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी जिस तरह आपके बाकी ये कायद
चाहे वो JKLF के हो, चाहे जमात के हों, चाहे मौलवी साहब हों, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो। मुझे एक बात ज़िंदगी की समझ नहीं आई, ये गरीबों के लीडर गरीबों के लिए लड़ लड़ के खुद रईस कैसे हो जाते, खुद अमीर कैसे हो जाते, और गरीब आवाम जो कि तो उसी हालत में रहती है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए और इस इलेक्शन में जम्मू कश्मीर ने, खासकर कश्मीर के लोगों ने NC को मेजॉरिटी में सीट्स दिए। और मेरे साथ इस टाइम बात करने के लिए शिबा नशाई हैं, जो खुद इलेक्शन में खड़े हुए और हार का सामना करना पड़ा। और इनका कहना है कि हरवाया गया, कश्मीर के लोग इनके साथ थे। किस तरह इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया, क्या मैनिफेस्टो में लिखा गया था और क्या बजट में पेश किया गया, किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया जा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ बैकडोर गेम खेलने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। शुक्रिया। किस तरह देखते हैं आपकी इलेक्शन जब हुए उस टाइम सेंटिमेंट्स कुछ और थे, अब जब बजट पेश होता है उस सेंटिमेंट्स की बात नहीं की जाती है, किस तरह देखते हैं आप? देखिए मसूद साहब, बड़ी बदनसीबी है। वो शायर का एक शेर है कि भाई ना फिर वो हालात ही बदलते हैं, ना हमारे बुज़ुर्गों की कही हुई बातें जो है वो कहीं उसकी तरदीद होती है। कश्मीर में एक सबसे बड़ा खला जो ये है कि जम्मू कश्मीर की आवाम इन हकीकतों से वाकिफ़ नहीं है कि एक्चुअली पर्दे के पीछे जो चीज़ें होती है, जो पसे पर्दा जो साजिशें खेली जाती है। आप सब लोगों को मालूम है कि हमने कितनी जदोजहद की। हार जीत तो इलेक्शन में आई हुई चीज़ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े कायदीन जो गुज़रे हैं, लीडरान जो गुज़रे हैं, हार जीत से कभी सही और गलत का फ़ैसला नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी एक आइडियोलॉजिकल जंग थी 5 अगस्त 2019 के बाद जो ये इलेक्शन हुए थे। या तो हमारी कौम इस ज़िम्मन में संजीदा नहीं है, और तभी बार बार ये चीज़ें जो है फिर से ज़ाहिर कर रही है अपने आप को। आज आप देखिए 1.5 साल हो गया जिन लोगों ने ये वादे किए थे, पहले तो वो वादे उनके नहीं है। और मैं आपसे एतराज़ भी करूँगा कि हुकूमत इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं है, हुकूमत फारूक अब्दुल्ला की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के किरदार में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के बुज़ुर्गों ने बनाई 1929 में रीडिंग रूम पार्टी से, जो फिर बाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी, जिन्होंने महाज़ राय शुमारी चलाया, जिनने शेख अब्दुल्ला को शेख अब्दुल्ला बनाया, जो इस बुज़ुर्ग थे इस कौम के। यही सबसे बड़ी गलती है मसूद साहब की। आज जो आपके ज़रिए सुनने वाले कश्मीर के नौजवान होंगे, शायद मैं ये बात कहूँ, बड़े दिल को मुझे खलिश होगी इस बात से कि 100 में से 99 लोगों को कश्मीर की हिस्ट्री, उसकी तारीख़ नहीं मालूम है, ज़माने जदीद की तारीख़ नहीं मालूम है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो 400 साल की कश्मीर की तहरीक को याद रखे, यूसुफ शाह चक से लेकर उमर अब्दुल्ला तक वो कश्मीर की सारी तारीख़ को याद रखे। मगर कम से कम जो 1931 से या 1929 से जो कश्मीरियों ने ज़माने जदीद में शाल बफ एजिटेशन के बाद अपना सर उठाया, एक जालिम उस वक़्त की जो हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़, उस गुलामी के ख़िलाफ़, उस गुलामी की ज़ंजीरों को हमारे बुज़ुर्गों ने तोड़ा। और तोड़ने की कोशिश जो सबसे पहले थी वो 1929 में कश्मीर की रीडिंग रूम पार्टी बनी, जो इस कौम के बड़े बुज़ुर्गों ने, जो इस कौम के असली कायद थे, जिसमें ख्वाजा सादुद्दीन शाह साहब जैसे लोग थे, ख्वाजा गुलाम अहमद अशाई जैसे लोग थे, शेख साहब जैसे लोग थे, ख्वाजा अली शाह साहब जैसे लोग थे, गुलाम नबी गिलकर जैसे लोग थे, आगा जलाली साहब जैसे लोग थे। मुझे माफ़ करिए मसूद साहब, मुझे लगता है आज अगर हम कश्मीर के PhD स्कॉलर से भी, और जब मैं पार्लियामेंट इलेक्शन में डोर टू डोर गया, मेरे ख्याल से 4 दहाइयों के बाद, 5 दहाइयों के बाद किसी इलेक्शन में कोई एक जो कंटेस्टेंट हो या सियासतदान हो डोर टू डोर गया, आपने कहा हमें हारे तो नहीं है, अल्लाह के फजल से हमें बातिल ताकतों ने झुकाने की कोशिश की। हम आज भी खड़े हैं और आज भी अपने मनसब पे, अपने मौक़िफ़ पे कायम और दायम है। और जितनी देर तक अल्लाह ने हमारे बाजुओं में ताकत दी है, हम बातिल ताकतों का मुकाबला करेंगे और कश्मीर की हिफाजत में हमारे जैसे लोग हमेशा उस राय हक पे गामजन होंगे। आप मेरी बात तकमील होने दीजिएगा कि कितनी अफसोस की बात है कि जिस कौम के 2 लाख नौजवान कब्रों की ज़द हो गए, कब्रिस्तानों की ज़द हो गए, उन्होंने अपना खून जो है वो बहाया इस कौम के लिए, और आज भी हमारे लोग जो है कश्मीर की तारीख़ से ना वाकिफ़ हैं कि ये जंग जो हमारे बुज़ुर्गों ने रीडिंग रूम पार्टी से शुरू की थी, तब भी हमारी डिमांड यही थी कि कश्मीरियों को सर उठा के जीने की इज़्ज़तदार, इक्विटेबली, वी आर नॉट कम्यूनल, हम एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में बिलीव करते हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद के नारे हमारे बुज़ुर्गों ने दिए हैं। जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस आपने अभी कहा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत नहीं है, ये फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तो 82 के बाद 2 हिस्से हो गए। एक तो शाह साहब के लोग थे जो हक वाले लोग थे। क्या आज गुलाम कादिर, वो अलाकबंद साहब जो आपके इतने बड़े डॉक्टर हैं, अमेरिका में रहते हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ 4 दहाइयाँ क्यों लग गई आपको?
40 साल क्यों लग गए आपको सच बोलने की कि शेख साहब ने अपनी ज़िंदगी में ही ये कहा था कि मेरे बाद गुलाम अहमद शाह जो है वो दागबेल संभालेंगे। अब गुलाम अहमद शाह साहब और हम लोगों से या मुज़फ़्फ़र शाह साहब से आज के पॉलिटिकल सिनेरियो का क्या लेना देना है? आपको याद है मसूद साहब, जब यहाँ पत्ता भी डरता था हिलने से, उस ज़माने में हमने तहरीक चलाई 2019 में। आपको मालूम है बीजेपी ने बुलडोज़र छोड़े, हर किस्म से कश्मीरियों को डराने की कोशिश की गई। मेरा इम्तिहान तो तब था जब बुलडोज़र आया। मैं तो इस इम्तिहान में अल्लाह के फजल व करम से कामयाब हुआ। मैं अपने घर में नहीं छुपा, मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी जिस तरह आपके बाकी ये कायद, चाहे वो JKLF के हो, चाहे जमात के हों, चाहे मौलवी साहब हों, चाहे फ़ारूक अब्दुल्ला हो, चाहे PDP हो, उनकी तरह तो मैं घर में नहीं छुपा। जब मेरी कौम को मेरी ज़रूरत थी तो मैं सड़क पे आया, ऐवानों में आया और अपनी कौम के दिफा के लिए काम की। आप मुझे एक बात बताइए, ज़रूर मैं उस बात पे आऊँगा कि इलेक्शन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने कहा पसे पर्दा, पर्दे के पीछे बहुत बड़ी साजिशें की गई है। और किसी शायर ने सच कहा है, जब आपकी काबिलियत बहुत ज़्यादा होती है ना तो आपको हराने के लिए कोशिशें नहीं, साजिशें करनी पड़ती है। वही साजिशें हुई। मेरी हार जीत से, मेरी ज़ात से कोई फ़र्क नहीं मुझे पड़ता है। मुझे आज मालूम है कि जम्मू कश्मीर किस दहाने पे खड़ा है, किस तरह साजिशें अभी गए महीने में हो रही थी कि जम्मू और कश्मीर को दोबारा बाइफरकेट। आप मुझे तकमील करने दीजिए। मैं ज़रूर हर सवाल का हम बिल्कुल बेबाकी से, इत्मीनान से, सदाकत से आपको जवाब देंगे। हमारी ये मंशा ही यही है कि हमारे ज़रिए, इस बातचीत के ज़रिए जम्मू कश्मीर की आवाम को वो सच, वो हकीकतें मालूम हो। हमने भी दिल पे पत्थर रख के इस बात को शायद कुछ देर तक दिल में जम कर दिया था कि शायद जो कुछ हुआ वो हमारे से ज़ाती तौर हुआ, मगर जो आज मैं देख रहा हूँ, जो नाइंसाफ़ियाँ हुई, उसका आगे क्या नतीजा होने वाला है और आगे हमारी कौम की ज़िम्मन जा रही है। आप मुझे तकमील करने दीजिए। ये पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत नहीं है, फ़ारूक अब्दुल्ला की पार्टी की बेशक हुकूमत है। और फ़ारूक अब्दुल्ला की पार्टी का किरदार क्या रहा है वो आप सब जानते हैं। 82 में उनने क्या किया, 87 में उनने क्या किया, 96 में उनने क्या किया। जब नरसिम्हा राव ने कहा स्काई इज़ द लिमिट, तो फ़ारूक साहब ने एक छोटी हकीर कुर्सी की तरह के लिए किस तरह हमारा स्पेशल स्टेटस, उस वक्त भी दिल्ली वॉज रेडी टू गिव यू 53 स्टेटस, प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव वॉज रेडी टू गिव यू 1953 स्टेटस, मगर फ़ारूक साहब ने सोचा कहीं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी ना हाथ से निकल जाए, इसीलिए उन्होंने उस वक्त भी कॉम्प्रोमाइज़ किया। और अब जब 2024 में पार्लिमानी इलेक्शन से पहले, आप इस बात के खुद गवाह रहे हैं कि जब PAGD बनी हमने सपोर्ट किया, हमने आउटसाइड सपोर्ट दिया, जितना हमारे हाथ में हो सका हमने मदद करने की कोशिश की। मगर वही फ़ारूक अब्दुल्ला, वही महबूबा मुफ्ती, इन्होंने पसे पर्दा BJP से डील करके PAGD ख़त्म कर दिया। आज जो जम्मू कश्मीर की हालत हो रही है, आज जो कल ही के दिन मैं देख रहा था कि हमारे एक बुज़ुर्ग, उनकी दाढ़ी बड़ी थी, वो रो रहे थे, उनकी दाढ़ी नम हो रही थी उन आंसुओं से कि मैं डेली वेजर हूँ, मैंने ज़िंदगी भर डेली वेजर का जो आर्जी मुलाजिम होकर मैंने ज़िंदगी भर ये काम किया और आज मेरे पास शायद उतना भी नहीं है कि मैं अपने बच्चों की देख रेख कर सकूँ। मसूद साहब, आखिर इसका कौन ज़िम्मेदार है? आपने कहा हार जीत से कोई फ़ैसला, और जो हार जीत हुई है वो हार नहीं हुई है। मैं दोबारा चाहूँगा कि दिल्ली एक काम करे कि वो इंटरफेयर नहीं करे, पाकिस्तान की एजेंसीज इंटरफेयर नहीं करे, फिर देखेंगे कि किस में कितना दम है और लोग किसके साथ हैं। मेरा कभी भी कोई गिला कश्मीर की आवाम से नहीं है, क्योंकि हम हकीकत जानते हैं कि पसे पर्दा क्या हुआ। सवाल यह है कि आपने कहा कि आपके पास पूरी रिपोर्ट्स थी, आपके वोट आपके पास, सपोर्ट थी आपके पास, आपके वोटर्स थे आपके पास। जब आप बयानबाजी करते थे तो लोग आपकी उन बातों को शेयर करते थे, कश्मीर के लोग देखते थे और कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों की हक की बात होती थी। लेकिन आपने कहा कि मेरे पास रिपोर्ट्स आई, मेरे को हरवाया गया। जी मसूद साहब, देखिए, हम सब जानते हैं कि इस बात को हमें कबूल कर रहे हैं कि कश्मीर इज़ द हब ऑफ एजेंसीज़। कश्मीर में कभी भी जिस आदमी ने सदाकत से लड़ने की कोशिश की है, शेख साहब के साथ भी हो, हमारे बुज़ुर्गों के साथ हुआ। 20-20 साल शाह साहब 17 साल जेल में रहे, गुलाम अहमद शाह साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे, करवट करवट जन्नत अता करे, आराम दे उनको वहाँ पे। हमारे हिसामुद्दीन बांडे साहब, वो 10 साल जेल में रहे महाज़ रायशुमारी के वक़्त, क्या उनकी आवाज़ को दबाया नहीं गया? क्या शेख साहब को 22 साल? और शेख साहब की जब मैं बात करता हूँ, दोबारा मैं इस बात को पूरी तरीके से आउटलाइन करूँ, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहे, कोई तज़ब्ज़ुब नहीं रहे। शेख साहब की तारीफ़ करने का कतई भी ये मतलब नहीं है कि फ़ारूक अब्दुल्ला की तारीफ़ हो रही है या उमर अब्दुल्ला की तारीफ़ हो रही है। जो उस ज़माने की नेशनल कॉन्फ्रेंस थी 82 से पहले, वो अलग नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। ये जो आज नवे सूबे बैठे हैं, ये तो वो चोर है जिन्होंने मौक़िफ़ बेच दिया, जिन्होंने इस कौम को बेच दिया।
अब आपने मुझे कहा कि भाई हमें रोका गया, हमें नहीं, कश्मीर में हमेशा हक वालों को रोका गया। ये एक हब ऑफ एजेंसीज़ है। मुझे माफ़ करिए, ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ ये दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग, कश्मीर में बैठे हुए लोग जिन्होंने सियासत को एक धंधा बना के रखा है, जिनकी रोज़ी रोटी इस पे चलती है, वो कभी नहीं चाहते हैं कि अच्छे लोग सामने आएँ। मुझे आज पहली बार मैं इसका इंकिशाफ कर रहा हूँ आपके ज़रिए, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सबूत इसके दे देंगे कि 2024 इलेक्शन में मैनिपुलेशन हुई, स्पेशली हमारे साथ हुई, मुज़फ़्फ़र शाह साहब के साथ हुई। खुद दिल्ली से 2024 असेंबली इलेक्शन के बाद कुछ लोग जो हमारे से उन्हें मुलाकात की, उन्होंने ये बात हमसे उसका इंकिशाफ किया और साथ ही साथ इस बात का एतराफ़ किया कि कुछ लोग, जब हम आपसे इस महाज पे लड़ रहे थे बीजेपी को रोकने के लिए, माँ सिवाय हमारे अलावा कभी किसी ने अपने मंशूर में ये नहीं लिखा होगा, जो मंशूर आज भी मेरे हाथ में है, कि बीजेपी को हम हुकूमत नहीं बनाने देंगे। उमर साहब तो बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती की पार्टी बीजेपी ने बनाई है, सजाद साहब के तो नरेंद्र मोदी बड़े भाई है। यहाँ हुर्रियत के कुछ लीडर हैं, जो वो मायसूमा वाला है, वो तो खुद कहता है कि भाई उसने 2014 में रजत शर्मा के उस इंटरव्यू में कहा कि आई एम द ओनली मुस्लिम लीडर हु मेट RSS। तो हम तो उनमें से नहीं हैं जो यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दिल्ली में सजदे करते हैं इनके सामने। इसीलिए कुछ लोग जो यहाँ जम्मू कश्मीर के मुनाफिकीन हैं, मीर सादिक, मीर जाफ़र हैं, वो अमित शाह के पास गए, होम मिनिस्टर के पास, और बताया कि भाई हम लोग जो हैं, बहुत बड़ा थ्रेट है बीजेपी के लिए, बहुत बड़ा थ्रेट है मोदी गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, हता तो वो इस हद तक पार कर गए, उन्होंने मेरा मंशूर दिखा के, मेरी तकारीर दिखाकर, मेरी सियासी जदोजहद के जितने भी मुजस्मे हैं, चाहे आपके साथ कोई इंटरव्यू हो, किसी और के साथ कोई इंटरव्यू हो, या जब बुलडोज़र हमने रोका, या जो भी हमारी जो एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड था 370 पर, उसको एक फोकल पॉइंट, कॉर्नर स्टोर बना के इतनी उन्होंने लॉबिंग की दिल्ली में कि भाई हमें हराना ही जैसे उनकी ज़िंदगी का मकसद बन गया। और इस बात का एतराफ़ जिन लोगों ने करना था दिल्ली से, जो लोग, द पीपल हु मैटर एंड द पीपल हु एक्चुअली रन दिस कंट्री, दे टोल्ड मी कि भाई आप ये बात को तस्लीम आपको भी करना पड़ेगा कि आपकी पीठ में आज 10 खंजर है, दिल्ली का सिर्फ एक है, बाकी 9 कश्मीरी मुसलमान लीडरों के हैं, जिन लीडरों ने ना सिर्फ हमसे मुनाफिकत की, इस कश्मीरी कौम से मुनाफिकत की। किस तरह, वो मैं उसके सबूत आपके सामने दे दूंगा। यहाँ कुछ लीडर थे जो एक ज़माने में बड़ी बड़ी बातें करते थे, और आज वो Z+ सिक्योरिटी अमित शाह की लेके चल रहे हैं डाउनटाउन श्रीनगर में। किसने Z+ दिया उनको? वो तो आज़ादी लेने गए थे, Z+ आके ले गए अमित शाह का। मीरवाइज की बात है जी हाँ, अकलमंद को इशारा काफ़ी है, सब लोगों को मालूम है किसके पास Z+ है। JRL में तो 3 लोग थे, मीरवाइज साहब भी थे। हाँ, बेशक मैं उनकी बात कर रहा हूँ, किसी से, अल्लाह के अलावा हम कभी किसी से नहीं डरे हैं। वो अपना मौक़िफ़ एक्सप्लेन कर ले। Z+ सिक्योरिटी अमित शाह के डिसीजन के अलावा कोई भी आपको नहीं फराहम कर सकता है, ना आपके DGP साहब करा सकते, ना LG साहब करा सकते, ना उमर साहब करा सकते। अब वो कहते हैं जी उनको थ्रेट है। थ्रेट किसको नहीं है? कश्मीर में तो सबको थ्रेट है। क्या हिसाम साहब को सही शहीद नहीं किया गया? क्या शेख जबार साहब को शहीद नहीं किया गया? तो शेख जबार साहब के जो बेटे हैं इशफाक जबार, फिर तो उनको भी थ्रेट है। क्या ये सही बात नहीं है? मीर मुस्तफ़ा साहब को शहीद किया गया, फिर तो उनके बेटे हैं, उनको भी थ्रेट होना चाहिए, वो भी तो सियासत में है। जावेद मीर साहब जो आपके हैं, उनके वालिद को शहीद नहीं किया गया? क्या आगा रोला के वालिद को शहीद नहीं किया गया? कितने लोगों की शहादत यहाँ हुई? ये लोग अपना जो मौक़िफ़ है, देखिए मसूद साहब, आपको समझना होगा, अल्लाह ने आज दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया कश्मीरियों के सामने। यहाँ एक ऐसे लीडर थे, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 2 शॉपिंग मॉल लाल चौक में हैं उनके, वो भी तहरीक चला रहे थे। ये कौन सी तहरीक चल रही थी कश्मीर में, मुझे समझ में नहीं आती है। जो बात मैंने सियासत में आने से पहले 2018 से की होगी, 10 साल पहले से की होगी, मैं उसी मौक़िफ़ पे आज भी कायम और दायम हूँ। ये बताइए मुझे। नहीं, मुझे तकमील करने दीजिए। ये हाल सिर्फ इन दोनों का नहीं है। जमात के लोग जो बड़ी बड़ी, जो कहते थे इलेक्शन लड़ना हराम है, हलाल कैसे हो गया? आगा मुंतज़िर साहब तो आपके सामने हैं, उनके वालिद साहब क्या बोलते थे मिंबर पे बैठ के, मिंबर रसूलुल्लाह पे बैठकर वो बोलते थे कि भाई इलेक्शन लड़ना हराम है, जो इलेक्शन लड़ेगा वो इस कौम से गद्दारी करेगा। आज उनके बेटे MLA हैं। यही इन्हीं जैसे लोगों ने कश्मीर का क्या हाल किया, और आज हम इस दहाने पे पहुंच गए कि दिल्ली एक वक्त पे ये मंसूबा बना रही थी कि जम्मू को हम एक स्टेट बना देंगे, हम जम्मू को स्टेटहुड देंगे विद लेजिस्लेचर, और कश्मीर का दोबारा 2 टुकड़े करके कश्मीर को एक UT रखेंगे विदाउट लेजिस्लेचर। इसके ज़िम्मेदार कौन है?
क्या ये सब लोग इसके जिम्मेदार नहीं हैं? क्या फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जो PhD को बेच खाते हैं, 370 के मौक़िफ़ को बेच खाते हैं? मसूद, इस बात का मैं दो टोक अल्फाज में ये बात बताना चाहूँगा कि बेशक नरेंद्र मोदी ने 370 को एब्रोगेट किया, मगर 370 की जदोजहद को दफनाने वाले का नाम फारूक अब्दुल्ला है। 370 की जदोजहद को दफनाने वाली का नाम महबूबा मुफ्ती है। अगर वो लोग पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन नहीं तोड़ते, आज हम इस दहाने पे नहीं पहुंचते। आज आपके चीफ मिनिस्टर बेबस और लाचार दिल्ली के सामने खड़े नहीं दिखते। आज आप देखिए जम्मू कश्मीर की क्या हालत कर दी है इन्होंने, किस तरह का बंदरबांट चल रहा है। अच्छा, उमर साहब हमें इलेक्शन से पहले कह रहे थे, आप हमारी टोपी डाल के कह रहे थे मेरे इज़्ज़त का आप पासो लिहाज रखें, मैं इस कश्मीरी कौम की इज़्ज़त का दिफा करूँगा। अपने वो जो उनके वो क्या नाम है उनके एडवाइज़र नासिर सुगामी, पहले तो आप हाथ देखिए, आपने शुरुआत नेशनल कॉन्फ्रेंस से की। आपने कहा अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है। मुझे लगता है शेख साहब अपनी कब्र में तड़प रहे होंगे। ही मस्ट बी रोलिंग इन हिज ग्रेव। ये नासिर सुगामी उसी ख़ानदान से वाबस्तगी रखता है जिन्होंने कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस में शेख अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ झूठी गवाही दी, जिसकी वजह से शेख साहब और हमारे बुज़ुर्गों को 22-22 साल, 17-17 साल, 15-15 साल, 10-10 साल जेलों में रहना पड़ा। कहा कि ये कश्मीर की सेसेशन की जंग कर रहा है। उस गवाही देने वालों में से नासिर सुगामी के बुज़ुर्ग भी थे। आज नासिर सुगामी जो है वो नवे सूबे में बैठा हुआ है। या जो अगर मैं बात आपके ज़रिए बोल रहा हूँ, अगर वो गलत है, अगर इनमें हिम्मत है, तो ये आके दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेट अस हैव अ थ्रेडबेयर डिबेट ऑन व्हाट हैज़ हैपेंड इन कश्मीर इन लास्ट 100 ईयर्स। जमात ने क्या किया, फारूक अब्दुल्ला वालों ने क्या किया, PDP ने क्या किया, JKLF ने क्या किया, हमने क्या किया, उसका जो है फैसला एक ही बार में हो जाने दो। ये लोग कभी सामने नहीं आएंगे। दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम चैलेंजिंग देम, आई हैव चैलेंज देम हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। इनको खुद मालूम है इनके लीडर जो है वो डबल ट्रिपल एजेंट है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी यही सलूक किया, हिंदुस्तान की एजेंसियों के साथ भी काम किया और कश्मीर को पूरी तरीके से भेज दिया। ये हाल सिर्फ हुर्रियत के लीडरों का नहीं है, यह हाल मेन स्ट्रीम के कुछ ऐसे लोगों का भी है जो प्रो कश्मीर चोला ओढ़ते हैं। मुझे आप इस बात का जवाब दे दीजिए, PhD तोड़ी किसने? PhD तो नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाई थी ना। नरेंद्र मोदी ने तो 377 तोड़ा था, उसकी दिफा के लिए हमने PhD बनाई। PhD तो मैंने नहीं तोड़ी। आवाम के सामने हाल है कि जो लोग 53 स्टेटस की बात करते थे वो आज स्टेटहुड का लफ्ज़ भी अपनी ज़बान पे नहीं लाते। जो आज असेंबली में ये सारे नाच नगमे हो रहे हैं, आपको ये मालूम नहीं है कि आज हमारे यंगस्टर्स की क्या हालत है। मैंने आपको कहा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में फेवरेटिज्म हो रहा है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट मिशन युवा जैसे में दिन में कई सौ फ़ोन मेरे पास आते हैं कि साहिब हमारे साथ जो है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। क्या ये कौम सिर्फ फारूक अब्दुल्ला के घर के लिए है? क्या कश्मीर का जो 1 लाख बजट है ये सिर्फ हुर्रियत वालों के लिए था? जिन लोगों ने, मैंने कहा, जिन्होंने कहा कि हम कश्मीर को आज़ाद करने वाले हैं, उन्होंने लाल चौक में शॉपिंग मॉल बना दिए। वो पहले उन शॉपिंग मॉल का हिसाब दे दे मुझे। वो मुझे ये बता दे, जो ये आज़ादी की बात यहाँ करते थे वो दिल्ली में IB वालों से क्यों मिलते थे? उन्होंने तो अपने एफिडेविट में लिख के दिया है। ऐसा नहीं है कि वो किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। वो जिन्होंने बस्तियाँ उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ, दोनों हाथ उठा के दुआ गो हूँ कि अब तो हिसाब हो इस कश्मीर का। जिन्होंने यहाँ खून की नदियाँ बहाई वो आज Z+ सिक्योरिटी में चल रहे हैं। जिन्होंने लोगों के नस्लें मिटा दी और कहा नहीं ये जी कश्मीर को आज़ाद करने के लिए, वो आज Z+ सिक्योरिटी में घूम रहे हैं। जिन्होंने वो उन माँओं को, उन बेवाओं से आप बात करिए जिस माँ का चश्मे चिराग लुट गया, उस माँ के आंसुओं का क्या जवाब दोगे आप? ना आपने इस कौम से इंसाफ किया, ना अपने ज़मीर से इंसाफ किया। मैं फ़ारूक साहब से ये दो टोक अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ कि फ़ारूक अब्दुल्ला बरसरे आम आके हमें एक जवाब दे दे बस, किसके कहने पे उसने PhD तोड़ दी? सवाल ये है कि जब सरकार बनी 370 पे 35A और अपनी रियासत वापस लेने पे बना, लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि दिल्ली हमें कुछ नहीं करने दे रही है। उमर साहब ने कहा कि इस इलेक्शन से मैं 370 वापस नहीं ला सकता, लेकिन वहीं हमने देखा कि नासिर सुगामी के बेटे को स्टेट अवार्ड मिलता है, सुगामी को खुद कैबिनेट का MOS का दर्जा मिलता है, और असेंबली स्पीकर जो है वो अपने 3 लोगों को लगाता है मुलाजिम जो रिटायर होते हैं। ये किस तरह देखते हैं मसूद साहब?
एक बहुत बड़ी बात आपके सामने आपके ज़रिए कश्मीरी कौम से और दुनिया में जितने भी कश्मीरी जिस भी कोने में हैं, जम्मू कश्मीर के जो फ़र्द हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें भी बहुत हद तक मैंने सियासत में एक लंबा सफ़र तय किया है। मुझे हमेशा ये इस बात का ये गिला शिकवा था कि शायद पाकिस्तान की वजह से कश्मीर में बर्बादी हुई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से, कांग्रेस, बीजेपी या हिंदुस्तान की एजेंसियों की वजह से कश्मीर में बर्बादी हुई। मैं दिल पे हाथ रख के अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ आपसे कि जो भी बर्बादी कश्मीर में हुई उसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार कश्मीर के सियासतदान हैं। फ़ारूक अब्दुल्ला जैसे सियासतदान हैं, महबूबा मुफ्ती जैसी पार्टियाँ हैं, सजाद लोन जैसे लोग हैं, ये जो हुर्रियत के हैं, जमात के जैसे लोग हैं, जो प्रॉक्सी वोट डालते थे पीडीपी को, जो क्या क्या नहीं मंशियात के यहाँ उन्होंने मंशियात की वबा फैला दी यहाँ पे 90 के दहाई से, उनके जैसे लोग हैं। उन जैसे लोग हैं जो मिंबरों पे बैठते हैं, कभी जनता पार्टी के साथ अलायंस, कभी डबल फारूक, कभी आज़ादी और आज कभी Z+ अमित शाह वाला। इनके जैसे लोग जिम्मेदार हैं। वो लोग जिम्मेदार हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, मायसूमा पे बैठ के एफिडेविट में लिखते हैं कि हम दिल्ली जाते थे IB वालों से मिलने। अरे भाई, आपने बंदूक उठाया बंदूक ज़िया-उल हक के कहने पे, JKLF वालों ने, यासिन मलिक के गुट ने उठाया बंदूक ज़िया-उल हक के कहने पे, सरेंडर किया IB वालों के कहने पे, फिर CIA के साथ भी मिले हुए थे। ये कौन सी तहरीक चला रहे थे आप? पहले मुझे 40 साल का हिसाब दे दो ना। मेरी नस्ल, मैं तो पैदाइश हूँ 1989 की, हमने तो पूरी ज़िंदगी यहाँ कत्लो गारतगिरी के बाजार देखे। उसका जवाब कौन दे देगा? आज जो दिल्ली इस बात पर पूरी मुत्तफिक हो गई है कि ये कश्मीर के लीडर कभी सुधरने वाले नहीं हैं, न ये कश्मीर को पीसफुल होने देंगे, न ये कश्मीरी बच्चों को आगे आने देंगे। मैं 2 मिनट थोड़ा डाइग्रेस करूँगा। जम्मू कश्मीर की जो सरहदी हदूदें हैं, लखनपुर चुंगी के बाद पठानकोट, शायद 20 मिनट आपको गाड़ी पे लगेंगे। मेरी तरफ से दावत फ़िक्र है पूरे कश्मीर के अवाम को, हमारे यंगस्टर्स को स्पेशली। ये जो यंगस्टर्स यहाँ बैठ कर भी हमें देख रहे हैं कि 20 मिनट की गाड़ी की जर्नी है लखनपुर से लेकर पठानकोट। जो ही आप लखनपुर से पठानकोट पहुँचेंगे, पंजाब में दाखिल होंगे, ऐसा आपको मालूम होगा शायद मैं 200-300 साल आगे आ गया। जितनी भी हमारी नेबरिंग स्टेट है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, हम सोशो इकोनॉमिकल एजुकेशनल पैरामीटर्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप पे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, किसी भी लिहाज में हम उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे। चलो, हम मसले कश्मीर हल नहीं कर पाए, हम 370 को नहीं बचा पाए, उसके अलावा क्या किया इन्होंने? कौन सा अस्पताल आपके पास है? आप खुद जम्मू से आते हैं। मैंने कहा आप एक भी डिस्ट्रिक्ट को उठा के देख लीजिए, दिल्ली, बॉम्बे या जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जो उनका स्टार्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर है, टी हब है, दुनिया का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर, क्या किया इन्होंने आज तक? बेरोज़गारी कश्मीर में सबसे ऊपर है। और ये मत समझ लीजिए, मैं दोबारा आपके ज़रिए बात बोल रहा हूँ, जो रिश्ता जमात इस्लामी और PDP का था, वही रिश्ता फ़ारूक अब्दुल्ला का, मौलवी साहब का और JKLF का था। इसलिए अगर यासिन मलिक तिहाड़ जेल में है तो मौलवी साहब भी वहीं होने चाहिए। इसलिए अगर यासिन मलिक तिहाड़ जेल में है तो फ़ारूक अब्दुल्ला को सबसे पहले तिहाड़ जेल भेजो। जिस आदमी ने यहाँ खून की नदियाँ बहाई, बीजेपी से भी हमारा सबसे बड़ा अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से गिला है। वो कहते हैं हम नेशनल इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। क्या ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि उमर अब्दुल्ला ने आपको 370 भेज दिया, आप कुछ भी करने देते हो उसको? जो उसके वालिद ने कश्मीरियों के साथ किया, उसका इंसाफ कौन दिलाएगा हमें? चलो, शायद आज दिल्ली की हुकूमत नहीं दिलाएगी, मगर हमें अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है कि रोज़े महशर के दिन इन लोगों का हिसाब ज़रूर होगा। और कुरान में ये लिखा गया है, जो भी मुसलमानों के लीडर हैं उनको एक एक सांस का हिसाब देना पड़ेगा। जो कॉम्प्रोमाइज़ इन्होंने कश्मीर के साथ किए, हमसे सब कुछ जो लूटा गया है, जो हम सब खो गए, जो हमारी स्पेशल स्टेटस चला गया, हमारी जो जुडिशल ऑटोनॉमी थी वो हमारे से चली गई। शेख साहब ने तो 1978 में कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी जिसमें DD ठाकुर साहब भी थे। अगर उमर साहब या फ़ारूक अब्दुल्ला ने माँ का दूध पिया है तो 5 मिनट इसी तरह आप और मैं बैठेंगे, लाल चौक में घंटाघर के पास बैठेंगे, इसी तरह सदाकत से बात करेंगे। मैं बता दूंगा कि इन लोगों ने क्या किया और हमने क्या किया। यह बात कश्मीरियों को अपने दिल में करनी होगी कि सजाद लोन, महबूबा मुफ्ती, फ़ारूक अब्दुल्ला, JKLF, जमात एंड मौलवी साहब, दे आर अ कैंसर फॉर जम्मू एंड कश्मीर। इस कैंसर ने, इस नासूर ने हमें अंदर ही अंदर खा लिया। हमारी नस्लें ख़त्म हो गई। 2 लाख नौजवान कब्रिस्तान में है और जिन्होंने उनको वहाँ पहुँचाया वो Z+ अमित शाह के लेके घूम रहे हैं। ये लोग आपकी दिफा करेंगे? क्या ये लोग 370 वापस लाएंगे? क्या ये आपके हकूक़ के लिए लड़ेंगे जिन्होंने इस कौम की लाशें तक बेच खाई? ये हकीकत है मसूद साहब, ये आपको समझनी पड़ेगी। अब आपने उमर साहब की बात कही।
पिछले 1.5 साल से हो क्या रहा है आखिर, एक कश्मीरी होने के ज़रिए, एक मुसलमान होने के फ़र्ज से और एक सच्चे इंसान की, क्योंकि मैं अपनी नज़र में समझता हूँ मैंने अपने ज़मीर को कभी नहीं बेचा है, ना बेचूंगा, ना जितनी भी मुश्किलात हम पे आ जाए हम सर झुकाने वालों में से नहीं हैं। मैं आपको बोलूँगा पिछले 1.5 साल में हो क्या रहा है आखिर। पिछले 1.5 साल में उमर साहब, आपने देखा होगा कि जो आदमी कहता था कि मैं 370 वापस लाऊंगा, मैं दिल्ली से लड़ूंगा, मैं कैदियों को जेल से रिहा करवा दूंगा, वो आदमी शाल लेके वहाँ पहुँच गया अमित शाह के पास। पिछले 1.5 साल से फारूक साहब और उनके जितने भी एमएलए हैं वो पैसा कमाने, रिश्वत कमाने के अलावा और कोई काम नहीं है उनका। किकबैक्स, चाहे माइनिंग के ठेके हों, मैंने कहा छोटे छोटे प्रोजेक्ट, मिशन युवा जैसे में अगर उमर साहब में हिम्मत है, और उमर साहब अकेले नहीं है, फारूक साहब अकेले नहीं है, डबल फारूक आज भी जिंदा है। हमें पता है 2024 इलेक्शन में उनको किसने मदद की है। दिल्ली के अलावा भी कुछ अनासिर जो जम्मू कश्मीर में हैं, मैंने कहा ना, मैं आज भी दोबारा बोल रहा हूँ, फारूक साहब और ये यासिन मलिक का क्या रिश्ता है हमें बखूबी मालूम है। फारूक साहब में हिम्मत है, वो आपकी, अगर आप कभी उनसे मिले आप सवाल करिएगा कि ये जो लाल चौक में 2 शॉपिंग मॉल है ये किसने बनवाए। आप सवाल करिएगा ज़रूर फारूक साहब से कि नारबल तुल नर्सरी का जो लैंड स्कैम है, 250 से 300 कनाल का जो लैंड स्कैम है, उसमें JK और ये फारूक अब्दुल्ला के लोग मुलविस है, उसका जवाब कौन देगा। ये कोई इनके एजेंडा पे नहीं है कि जम्मू कश्मीर की दिफा हो। ये बताइए मुझे कि आपने कहा कि ये सभी लोग ट्रिपल एजेंट हैं, और जब भी जम्मू कश्मीर में 2014 से पहले की हालात देखो, हर फ्राइडे सैटरडे यहाँ पे प्रोटेस्ट होते थे, लोग मरते थे, बच्चे मरते थे। क्या आपको लगता है कि सारा प्री प्लान था, इनके साथ मिलजुल के चीज़ें होती थी? देखिए, ये इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि यहाँ के जो सो कॉल्ड नाम निहाल लीडर हैं उन्होंने क्या किया था, जो प्रोटेस्ट उनके थे उसका क्या नतीजा था, या अगर उनकी मंशा यही थी कि मसले कश्मीर हल हो जाए, तो जो उन्होंने इतने साल जदोजहद की, तो आज वो Z+ में क्यों है? या तो वो तब झूठ बोल रहे थे या वो आज झूठ बोल रहे हैं, या तो वो तब इस कौम से मुनाफिकत करते थे या वो आज कर रहे हैं। जिन लोगों ने यहाँ बड़े बड़े नारे दिए, जिन लोगों की वजह से यहाँ कत्ल गारतगिरी का बाजार गर्म हुआ, आपको मसूद साहब इस बात को समझना चाहिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने 22 साल पुरअमन तहरीक चलाई महाजर राय शुमारी के नाम से। तब तो कोई कत्ल गारतगिरी नहीं हुई, तब तो पत्थरबाजियाँ नहीं हुई, तब तो PSA नहीं लगे, तब तो पैलेट नहीं चले। इसका जवाब बिलखुसूस आपको हुर्रियत के उन लीडरों से लेना चाहिए जो आज भी उन पर कोई कदगन नहीं है। वो गुमराह न करने की कोशिश करे जम्मू कश्मीर के आवाम को, उन पर कोई कदगन नहीं है, वो तो Z+ की सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं। ये बताइए ना, कुछ लोग कहते थे हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, और वही लोग, उन्हीं लोगों ने फिर एफिडेविट लिख दिया कि हम IB के साथ काम करते थे, हम बैकएंड से पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की कोशिश करते थे। इसमें क्या शक शुबा है? इन्होंने कश्मीरियों को मैनिपुलेट किया और कश्मीरियों को खामखा मरवा दिया? नहीं, ये इन्हें सबको मैनिपुलेट किया अपने घर बनाने के लिए। मैंने वही कहा ना, एक बड़े एक ज़हीन इंसान ने कहा, जी, मैं आपके सब सवालों का जवाब दूंगा। एक बड़े ज़हीन इंसान ने कहा, मुझे एक बात ज़िंदगी की समझ नहीं आई, ये गरीबों के लीडर गरीबों के लिए लड़ के खुद रईस कैसे हो जाते, खुद अमीर कैसे हो जाते, और गरीब आवाम जो कि तो उसी हालत में रहती है। हमारे लोगों पे आज भी वही कदगन है जो आज से 40-50 साल पहले थे। आज भी कश्मीर उस हालत में है, बल्कि जो कुछ गारंटीज़ थी हमारे पास, स्टेटहुड हमारे पास था, 370 के कुछ प्रोविजंस हमारे पास थे, वो भी हमसे छीन लिए गए। इन लोगों ने धोखा दिया कश्मीरियों को। मैं बबांगे दोहलिया बात बोल रहा हूँ। कभी ये IB के पेरोल पे थे, कभी ये ISI के पेरोल पे थे, कुछ लोग तो अमेरिका की CIA के पेरोल पे भी थे। ये मुझे बता देना, इन्होंने अचीव क्यों नहीं किया कुछ? ये पहले दिन से कॉम्प्रोमाइज़ थे, इनके लिए एक बिज़नेस था। अब मैं बताऊँगा आपको मसूद साहब ये बिज़नेस चलता कैसे। कल के दिन आपके एक MLA ने बड़ी रहनुमाई की वहाँ यासिन मलिक की, BJP वाले भी चुप के सुन रहे थे असेंबली में। मैं आपको 100% कहता हूँ कि ISI का फ़ोन आया है, या अमेरिका से आया, लंदन किसी ना किसी हैंडलर का फ़ोन आया, शायद हदिया भी आया है, कुछ पैसा भी आया होगा। इन लोगों ने हमेशा कश्मीर का मौक़िफ़ बेचा, ये कॉम्प्रोमाइज़ थे। ये कोई ऑर्गेनिक पॉलिटिशियंस नहीं थे। जब मैं सियासत में आया मुझे IB ने नहीं लाया, मुझे ISI नहीं लाया, मैं अपने मौक़िफ़ से आया, अपनी लोगों की दुश्वारियाँ देखने के लिए, उन दुश्वारियों को ख़त्म करने के लिए सियासत में आया। ये लोग सियासत में नहीं ऐसे आए। यासिन मलिक को यासिन मलिक बनाने वाले तो ISI थे, उसको बंदूक हाथ में देने वाला तो ज़ियाउल हक था। उसकी सियासी वजूद तो पहले ISI ने बनाया, फिर सरेंडर के बाद IB ने बनाया, और ये उसने अपने एफिडेविट में लिख के दिया है कि मैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलता था, मुझे वहाँ रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलती थी। अब वो फ्रीडम फाइटर है, इसका फैसला आप करो।
क्या अगर आप पढ़े लिखे हो, आप उसका एफिडेविट पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इन कश्मीरी लीडरों ने आपके साथ कौन सा घिनौना मजाक किया है। जो हुर्रियत थे उसको किस तरह देखते हैं? नहीं, हुर्रियत में सब लोग गलत नहीं है। जैसे कासिम साहब फकटू है, उनका हमारा रास्ता अलग है, हमारा शायद जो सियासत करने का तरीका है वो अलग है, मगर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कासिम साहब फकटू है, मसद आलम भट्ट है, शबीर शाह साहब हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। हम उनसे भी कहते हैं कि दे नीड टू रिविज़िट। कश्मीर तबाह बर्बाद हो चुकी है इन सारी अयारियों की वजह से, इन डबल एजेंट्स ट्रिपल एजेंट्स की वजह से। फ़ारूक अब्दुल्ला, आप सिर्फ यासीन मलिक की क्यों बात करते हैं? यासीन मलिक, फ़ारूक अब्दुल्ला और मौलवी साहब एक ही गुट है, और आपका जमा इस्लामी और पीडीपी एक ही गुट है। यह अलग अलग नहीं है, दो ही सिंडिकेट है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। इन दो सिंडिकेट्स ने पिछले 40 साल से लाशें भी इन्होंने ही फैला दी, खून की नदियाँ भी इन्होंने बहाई, और शॉपिंग मॉल भी इन्होंने ही बनाए हैं। ये जो आज आपके उमर साहब हैं, उनके वालिद मुझे जवाब दे दे, उनका और यासीन मलिक का क्या रिश्ता है? क्या ये सच नहीं है फ़ारूक अब्दुल्ला के घर में JKLF के मिलिटेंट होते थे? ये जानकर ये आज पहली बात नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने ये बात कही कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जब यहाँ आएंगे, मीडिया के सामने मैं उनसे बात करूँगा। फ़ारूक अब्दुल्ला 2024 असेंबली इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ISI के किस हैंडलर से बात कर रहा था, मैं उस ISI हैंडलर का नाम दे दूँगा। दिल्ली वाले पीछे क्यों हट रहे हैं? दिल्ली वाले शील्ड क्यों करना चाहते हैं फ़ारूक अब्दुल्ला को? क्योंकि दिल्ली वालों को भी पसंद है कि कश्मीर में फ़ारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जैसे लोग रहें, बरसरे इक़्तिदार सजाद लोन, महबूबा मुफ्ती जैसे लोग रहें, क्योंकि जब दिल्ली इशारा करे तब वो PhD भेज दे। अगर शिबान अशाई जैसे लोग बरसरे इक़्तिदार होंगे, कुर्सी पे होंगे, तो वो अपनी कौम की पगड़ी नहीं बेचेंगे, वो अपनी इज़्ज़त का सौदा नहीं करेंगे, वो इस कौम के नौजवानों के मुस्तकबिल का सौदा नहीं करेंगे। यही वजह है कि दिल्ली नहीं चाहती है कि हम जैसे लोग यहाँ कामयाब हों। बहुत अहम सवाल ये है कि आपने कहा कि दिल्ली के इशारों पे जो नाचेंगे उन्हीं को यहाँ रखेंगे। अब बात चल रही है कि जम्मू कश्मीर को अलग करेंगे, जम्मू को अलग स्टेट, हो सकता है कश्मीर को UT बनाएंगे जी। और कुछ लोग यहाँ पे नैरेटिव चला रहे हैं कि कश्मीर के लोग कि अगर जम्मू को स्टेट बनाते हैं किस तरह फ़ायदेमंद है, किस तरह देखते हैं चीज़ों को? नहीं, ये बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। सजाद लोन ने भी एक वीडियो में कहा कि अगर जम्मू अलग होता है वो सही है कश्मीर के लिए, उसको किस तरह देखते हैं? वो क्या वो नैरेटिव है या BJP को बैक एंड सपोर्ट है? मसूद साहब, यहाँ कुछ लोग पसे पर्दा BJP के साथ बैठे हैं, कुछ खुलेआम BJP के साथ बैठे हैं। फ़ारूक साहब हों, उमर साहब हों, महबूबा जी हों, सजाद साहब हों, इनका तो मालूम ही है कि ये BJP के साथ है। हैरानगी तो आपको उनकी होनी चाहिए जो हुर्रियत के लीडर बड़े साफ़ और शफाफ लिबास के सामने आपके, जब उनकी असलियत हमें भी मालूम हुई तो हमारे पैरों के तले भी ज़मीन खिसक गई। जब हमने उनके एफिडेविट पढ़े, तिहाड़ जेल में लिखे हुए एफिडेविट पढ़े, Z+ सिक्योरिटी कहाँ से आई, जब हमें मालूम पड़ा। मैं दोबारा इस बात को दोहराना चाहता हूँ, हुर्रियत में बड़े साफ़ शफाफ लोग भी हैं, और आज ये बात सुन के शायद बहुत सारे लोग हैरान होंगे। गिलानी साहब, पीराने पीर सैयद अली शाह गिलानी, जितनी देर तक वो ज़िंदा थे वो अपने मौक़िफ़ पे कायम और दायम रहे। मेरी जमात से दुश्मनी हो सकती है क्योंकि उसकी वजूहात हैं, मगर गिलानी साहब से कभी हमने किसी बात पर डिफ़र इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने ज़मीर को नहीं बेचा। और कोई भी, और जितनी देर तक गिलानी साहब हयात थे, इनमें से किसी की भी हैसियत नहीं थी पीराने पीर सैयद अली शाह गिलानी के ख़िलाफ़ कुछ बोलने की। कुछ लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि गिलानी साहब और मेरे क्या रिश्ते थे। आप और मैं जिस तरह बात कर रहे हैं, और इसी बात का गिला है मुझे इस कौम से, कश्मीरी कौम से, कि ये बात जमात के बहुत सारे लोग जानते हैं, ये बात तहरीक हुर्रियत के बहुत सारे लोग जानते हैं, और ये बात भी जानते हैं कि उन मीटिंग्स में, क्योंकि उस मीटिंग्स के मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स लिखे जाते थे, जब मैं और गिलानी साहब बात करते थे तो उस मीटिंग के जो है बुलेट पॉइंट्स में मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या डिस्कशन हुआ, किस नतीजे पे हम पहुँचे, वो डिस्कस किया जाता था। आज तक किसी आदमी ने जमात इस्लामी से बात क्यों नहीं कश्मीर के लोगों को कही कि यही गिलानी साहब कहता था कि ये शिबान अशाई इस कौम को कभी नहीं बेचेगा। जब मैं सो कॉल्ड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आया, पहले तो पॉलिटिक्स होती है, इलेक्टोरल और सेपरेटिस्ट का नाम कुछ नहीं है। आप अपने मौक़िफ़ पे कायम और दाएं, आप अगर बिकाऊ होंगे तो कहीं भी बिक जाएंगे, तो आप बड़े बड़े मुफ्तियों का ओला चोला ओढ़ कर भी बिक जाएंगे अगर आप बिकने वाले होंगे। और अगर आपका ईमान ज़िंदा होगा तो अल्लाह आपके ईमान को हमेशा ज़िंदा रहने देगा। मुझे आज भी याद है जब मैं पॉलिटिक्स में आया, ऑफिशियली पॉलिटिक्स में आया, तो एक हुर्रियत के एक बड़े कायद, वो मायसूमा वाले ने गिलानी साहब को कहा कि शिबान अशाई के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट डालो कि शिबान अशाई ने इस कौम के साथ गद्दारी की, और गिलानी साहब ने रिफ्यूज़ किया, कहा कि मैं जानता हूँ उसको कि वो इस कौम के साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा। जब भी शिबान अशाई का मौक़िफ़
कल तक यही था कि रायशुमारी सब नारों पे एक ही बारी, हक हमारा रायशुमारी। जब पत्ता भी हिलने से डरता था, और मैं बोलता हूँ इस कौम को लूटा है, इस कौम इस घर को आग लगी है, इस आग घर के चिरागों से, नाम निहाल चिरागों से, जमात से, जेके अलफ से, मौलवी साहब की पार्टी से, फारूक अब्दुल्ला से, पीडीपी से, इन सब ने मिलकर इस कौम का बंदरबांट कर दिया। और आज जो आपसे मैंने इंकिशाफ किया है, मैं दोबारा चैलेंज कर रहा हूँ, अगर इनमें से किसी में हिम्मत है तो आप लाल चौक में जिरगा रख दीजिए, कई दिन का कॉन्क्लेव रखिए। बाहर तो इतने दिन के कॉन्क्लेव होते हैं, चलो हम 100 साल का हिसाब करते हैं कि कश्मीर में कौन सच्चा है कौन झूठा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं Z+ लेके नहीं आऊँगा, मैं बड़ी फौज लेके नहीं आऊँगा, मैं अकेले आने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ मेरा हिसाब हो जाए, और अगर ये लोग झूठ बोलते थे इनका हिसाब हो जाए। ये बताइए, आपने कहा कि मीरवाइज़ पे आपने बार बार बात कही, क्या मीरवाइज़ बैक्ड बाय दिल्ली है? डबल फारूक क्या था? आप सियासत को भूल क्यों जाते? 1977 में जब मोरारजी देसाई यहाँ आए, उनके साथ अलायंस किसने की? क्या अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, उस वक्त जनसंघ वॉज अ पार्ट ऑफ जनता दल। तो जनता पार्टी जब यहाँ आई, जिसको लीड कर रहे थे मोरारजी देसाई, उनके साथ कश्मीर में अलायंस तो अवामी एक्शन कमेटी ने की। आज जो हमारे यहाँ फैशन एक आम चलन हो गया है, कोई उठ के एक साहब दूसरे साहब को कहते आप बीजेपी हैं, दूसरे साहब तीसरे साहब को कहते आप RSS के एजेंट हैं। जो मैं कह रहा हूँ उसके तो हकायक हैं। आप कश्मीर की तारीख उठा के देख लीजिए। उसके बाद मौलवी साहब का ख़ानदान फारूक साहब के साथ था, डबल फारूक। जब गुलाम अहमद शाह साहब थे, भरपूर इन्होंने मुखालिफत की उनकी। 87 का इलेक्शन हुआ, मौलवी साहब का ख़ानदान किसके साथ था ज़रा आप देख लीजिए। मेरी मौलवी साहब से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, खुदा राह या तो कश्मीरी अवाम को माफ़ करे। हमने इन सो कॉल्ड लोगों को कहा था कि अब ज़रा थोड़ी अल्लाह के लिए गैरत कर लीजिए, अब चुप हो जाइए, अब सियासत से मुनक़ता हो जाइए, नहीं तो जो आपने पिछले ये सारे कारनामे किए, इन पे एक ना एक दिन जो इनसे पर्दा है वो उठ जाएगा। जो आप लोगों ने लाल चौक में कश्मीरियों के खून से शॉपिंग मॉल बनाए हैं, जो बाहर से फंड आता था मसूद साहब, वो बेवाओं के लिए आता था। जो आपके UK में फ़ंड कलेक्शन होता था कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के नाम पे, कश्मीर में खून रेजी के नाम पे, जबर के नाम पे, कि जी हम पे जबर हो रहा है, उस पैसे का क्या हुआ? क्या वो किसी बेवा के घर पहुंचा वो पैसा? क्या वो किसी यतीम की तालीम हुई उस पैसे से? कि शॉपिंग मॉल बनाए गए उस पर? एक लाल चौक में एक शॉपिंग मॉल है बड़ा, मैं उसका नाम ले लूँगा, शॉपिंग मॉल के ओनर का हवाला एजेंट है वो जेके अलफ का। उसके वालिद एक ज़माने में पटरी पे कपड़े बेचते थे वहाँ लाल चौक में, आज वो शॉपिंग मॉल का ओनर है। ये किया है इन्होंने, इस कश्मीर के साथ वफा की है। क्यों नहीं मैं इनका नाम? तो इसका मतलब ये है कि जितने भी ये यासीन मलिक हैं, मीरवाइज़ उमर फारूक हैं, ये सब दिल्ली के लोग थे और दिल्ली के इशारे पे जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनके साथ काम कर रहे थे। मैंने आपको, हाँ बेशक इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, हमने आपको सबूत दिए और वक्तन फ़वक्तन दिए कि जमात और PDP का असली क्या रिश्ता था, कि किस तरह जमात ने, जो लोग ये कहते थे 87 के बाद इलेक्शन लड़ना हराम है और बल्कि इलेक्शन बॉयकॉट के लिए एडवोकेट करते थे, उन्हीं ने किस तरह प्रॉक्सी वोटिंग की। और इस बात का इंकिशाफ सबसे पहले हमने किया, क्योंकि मैं कश्मीरियों से एक बात कहता हूँ कि खुदा रहा, सिर्फ अगर डरते हो तो सिर्फ अल्लाह से, अगर ईमान वाले हो तो सिर्फ अल्लाह से डरो। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, किसी और फ़र्द के हाथ में नहीं। अगर अल्लाह न चाहे तो आपका कोई बाल भी बांका ना कर सकेगा, चाहे वो आदमी कितना ताकतवर हो, चाहे उसके साथ कितना एजेंसीज जुड़ी हों, चाहे कितने लोग उसके पास हों। झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। आपको याद है आज भी जब मैंने जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ बात की तो बहुत लोग मुझसे नाराज़ हुए, बहुत दोस्त भी मुझसे नाराज़ हुए, मगर अल्लाह का करना था कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जो लोग कहते थे इलेक्शन लड़ना हराम है, इलेक्शन जो लड़ेगा वो इस कौम से जो है गद्दारी करेगा, वो इस्लाम के दायरे से जो है खारिज हो जाएगा, उन्हीं लोगों को हमने देखा JDF के फार्म में जमात इस्लामी निकली, घर घर गई और इलेक्शन लड़ा और हिंदुस्तान के झंडे हाथ में लेके निकले। क्या ये बात सच नहीं है? आपने मुझे कहा, मैंने कहा कि हुर्रियत में बहुत सारे लोग मेरे अजीज़ हैं, क्योंकि वो हक़ वाले लोग हैं, वो ईमान वाले लोग हैं, उन्होंने अपने दामन के तार नहीं बेचे। चाहे शबीर शाह साहब हो, कासिम साहब फकटू हो, मसद आलम भट्ट हो, उनकी मुझे इज़्ज़त है। उनके अलावा भी कुछ लोग हैं जिन्होंने कभी भी अपना मौक़िफ़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जिन लोगों ने इस कौम को बेचा उनकी मैं कभी इज़्ज़त नहीं करूँगा, उनको मैं कभी लीडर तस्लीम नहीं करता हूँ। और वो आपकी आंखों के सामने वो हाल है कि आज Z+ में कौन घूम रहा है, कौन एफिडेविट में लिख रहा है कि मैं IB वालों से मिलने जाता था। अगर आप कश्मीरियों के मंडेला थे, आपको याद है आज संपत प्रकाश इस दुनिया में नहीं है,
एक मीटिंग हुई बहुत साल पहले मेरी और संपत प्रकाश की हारवन में, हारवन सेफ हाउस में रखा था संपत प्रकाश को। तो मैंने संपत प्रकाश से कहा, आप तो फीज़ों की बात करते हैं, आप तो शेख गुवेरा की बात करते हैं, आप तो मंडेला की बात करते हैं, आप मंडेला बन जाइए और आप ये मौक़िफ़ लेकर, ये मंशूर लेके कश्मीरियों के सामने लिख लिए और बोलिए कि हम चाहते हैं कि कश्मीर में रायशुमारी हो। तो मंडेला के जो दोस्त हैं, यासिन मलिक के जो दोस्त हैं संपत प्रकाश, उन्होंने मुझे कहा ये तो मैंने बोल सकता ही नहीं हूँ। मैंने कहा भाई आप तो टीवी पे आके इंटरव्यू में बोलते हो कि भाई कश्मीर को आज़ाद कर देना चाहिए, तो रायशुमारी में क्या दिक्कत है? रायशुमारी तो उसमें तो इंडिया इज सिग्नेटरी टू रेजोल्यूशन 47। इंडिया ने रेजोल्यूशन 47 में जिसमें प्लेब्सिट की बात की गई उसको साइन किया हुआ है। तो आप इसमें ये बात बोलने से क्यों डरते हैं? क्या क्योंकि ये बात बोलने के लिए आपको आईबी इजाज़त नहीं देगी, आपको बाकी एजेंसीज इजाज़त नहीं देगी। दिल्ली के जो खेल चलते हैं वो करते थे, हम नहीं करते हैं। तो संपत प्रकाश मुझे माफ़ करिएगा, काश कि उनकी ज़िंदगी में मैंने ये बात बोली होती और इस बात के शाहिद हैं, इस बात के गवाह हैं। सैयद ताबिश बुखारी जर्नलिस्ट है, जब मेरी और संपत प्रकाश की मुलाकात हुई ताबिश बुखारी वहीं थे और हमारे साथ कुछ और लोग हमरा थे। जब हमने ये बातें की, मैंने कहा भाई आप तो बोल रहे हो, मैं रायशुमारी की बात नहीं, आप तो यासिन मलिक के सरेंडर जब यासिन मलिक ने किया 94 में, उसके बाद उसने सफ़र आज़ादी निकाली और संपत प्रकाश उसके साथ था। ये लोग, इनकी टीवी के सामने एक शक्ल होती है, असलियत में ये कुछ और है। वो एफिडेविट से पता चल गया ना। और मैं दिल्ली से भी ये कहना चाहता हूँ, एक आदमी जो लिख रहा है कि आपके आईबी के पेरोल पे था, आपके आईबी वालों से मिलने जाता था। अब इसमें बीजेपी को भी ये बात समझनी है, हम उसके खिलाफ जो वो साजिश हो रही है कि उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, हम उसके खिलाफ है। क्यों? क्योंकि इस आदमी ने खुद इंकिशाफ किया है कि आईबी के पेरोल पे था। इस आदमी ने अपने स्टेटमेंट में लिखा है कि मैं आईबी वालों से मिलने जाता था। तो आज दिल्ली भी कोई खेल नहीं खेल सकती है। हम नहीं चाहते हैं जम्मू कश्मीर में दोबारा पत्थरबाजी हो, दोबारा यहाँ खून रेजी हो, दोबारा यहाँ बंदूक आए, दोबारा यहाँ नौजवानों के फ्यूचर बर्बाद हो जाए। ऑलरेडी हमारी यंग जो अभी जनरेशन है, आप बिलीव करें मसूद साहब, विद हैंड ऑन माई हार्ट, मेरी जमात से दुश्मनी हो सकती है, मेरी दिल्ली वालों से दुश्मनी हो सकती है, मेरी बीजेपी से दुश्मनी हो सकती है, JKLF से हो सकती है, मगर इन कश्मीर के नौजवानों के लिए मेरे दिल में सिर्फ प्यार है, क्योंकि मैं भी उस मरहले से गुजरा हूँ। आज जब मैं 21-22 साल के छोटे बच्चों को देखता हूँ और उनकी आंखों में मुझे मायूसी नज़र आती है, एक डिफीटिस्ट एटीट्यूड मुझे उनकी तबीयत में नज़र आता है। ऐसा लगता है जैसे उनके दिल से उम्मीद ख़त्म हो गई है। आप समझ लीजिए उससे क़यामत हमारे पे कभी नहीं गुजरती है। जो नज़ारे हम आज अपने नौजवानों की आंखों में मायूसी देख रहे हैं, जो बददिल हो गए हैं वो इस सिस्टम से, इससे ज़्यादा जहर मुझे कोई बात नहीं। और उन्हीं नौजवानों को मैं कह रहा हूँ कि दोबारा ये अयार लोग तुम्हें उस रास्ते पे ना ले जाएं जो बर्बादी की तरफ रास्ता है। नहीं मसूद साहब, बेशक हमें अपने मौक़िफ़ के लिए लड़ना है। हम चाहते हैं मसले कश्मीर हल हो, हम चाहते हैं कि 370 वापस हो, मगर कोई इस इवज़ में अपनी दुकान और कॉटेज इंडस्ट्री जो चल रही थी यहाँ 40 साल से, वो कॉटेज इंडस्ट्री हम दोबारा नहीं बनने देंगे। वो कॉटेज इंडस्ट्री जहाँ गरीब के बच्चे से बंदूक उठा के उसके खून पे शॉपिंग मॉल बनाने का सिस्टम अब नहीं चलेगा। अच्छा, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बोलता हूँ कि किस तरह इस खेल में ये सब शामिल है। वह अमेरिका में एक बहुत बड़ा ISI एजेंट है, उसका नाम है गुलाम नबी फ़ाई। गुलाम नबी फ़ाई अमेरिका से पैसे बेचता है नईम अख्तर के पास। नईम अख्तर उसमें से कुछ फंड एक अखबार वाले को भी देता है। अखबार वाले का नाम है GK KG, जो भी उसका नाम है। अखबार वाले के पास भी फंड्स आते हैं। 12 पेज का अखबार निकलता है, वो कहता है मेरे एडवर्टीजमेंट बंद है। अभी आज के डेट में वो रो रहा है मेरे एडवर्टीजमेंट बंद है। तो अखबार कैसे निकल रहा है तेरा 12 पेज का? तुम्हारे 12 पेज का अखबार निकल कैसे रहा है? फिर इतने पैसे आ कहाँ से रहे? कौन दे रहा है पैसे आज भी? ये मैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह से कहना चाहता हूँ, ये खेल बंद करिए। ना हम चाहते हैं यहाँ ISI का खेल चले, ना हम चाहते हैं यहाँ IB या रॉ या किसी और एजेंसी का खेल चले। कश्मीर कश्मीरियों का है। कश्मीर के सिख का भी है, कश्मीर के हिंदू का भी है, कश्मीर के मुसलमान का भी है। कश्मीर से मोहब्बत करने वाले, कश्मीर से हमदर्दी रखने वाले हर उस फ़र्द का है, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहता हो या दुनिया के किसी कोने में रहता हो। हमारा मौक़िफ़ सही था। बेशक रेजोल्यूशन 47 में सिग्नेटरी करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने हमारे लिए रास्ता बनाया था, मगर उस रास्ते को बेचने वाले तो कश्मीर के कायद हैं आपके, जिनका हाल मैंने अब यहाँ बयान किया। इस रास्ते को, इस मौक़िफ़ को 370 तो आपकी और मेरी आंखों के, ये तो 20-30 साल पुरानी दास्तान नहीं है। पिछले साल 2024 में हमारी आंखों के सामने बरसरे आम बबांगे दुहल
दिन के उजाले में किस तरह बेच डाला फारूक अब्दुल्ला ने इस कौम को, क्या आप उसके शाहिद नहीं हैं? क्या आप उसके गवाह नहीं हैं? क्या मैं उसका गवाह नहीं हूँ? क्या आज हमें यह भी इजाज़त नहीं है कि हम अपना दर्द अपने अल्फाज में, जो कश्मीरियों का दर्द है, मेरी नस्ल का जो दर्द है, वो हम दुनिया के सामने नहीं? इस इंटरव्यू के बाद बड़े दुश्मन खड़े हो जाएंगे। अगर हिम्मत है तो आप भी आ जाइए, हम भी आ जाएंगे। ये जिरगा आपकी ही देख रेख में हो। JK भी आए, जमात भी आए, BJP भी आए, कांग्रेस भी आए और हमारे लोग भी आए, 100 साल का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कश्मीरी कौम इस एम्बिग्यूटी में, मैंने कहा सबसे बड़ा गिला शिकवा जो कश्मीर के नौजवानों से मेरा है कि वो अपनी तारीख को नहीं जानते। नहीं, सवाल यह है 370 का, जब 370 का मुद्दा हुआ सुप्रीम कोर्ट सारे लोग पहुंचे जी, और तमाम पॉलिटिकल लीडर वहां पहुंचते थे हियरिंग पे, लेकिन आज वो मुद्दा बिल्कुल शांत हो गया। तमाम बिल्कुल नहीं पहुंचते थे। मैं आपको पहले उमर अब्दुल्ला की बात करें, वो भी पहुंचे। आपके जरिए मैं ये महबूबा की बात करें, वो भी पहुंचे, क्योंकि आज वो लोग कहीं पे भी नहीं हैं। आज आपने ये सवाल बड़ा सही पूछा है और मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहली पेटिशन 370 एब्रोगेशन को चैलेंज करने की डॉक्टर शाह फैसल उस वक्त सियासत में थे, उनकी पार्टी की थी जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, जिसको बाद में फॉलो अप किया हमारे दोस्त डॉक्टर हुसैन ने। जो केस में सबसे पहली पेटिशन थी वो JKPM की थी, प्रिंसिपल। और हमारे वकील जो थे, इस कौम के वकील बजरिए, वो तो एक ज़रिया बने JKPM, या उसमें डॉक्टर हुसैन थे या शाह फैसल थे। और हुसैन ने तो आखिरी दम तक उसकी तो रिव्यू पिटीशन भी हुसैन ने अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ डाली सुप्रीम कोर्ट के सामने, सबसे पहली पिटीशन। और हमारे वकील थे राजू रामचंद्रन। अब ये राजू रामचंद्रन कौन है, कश्मीर की आवाम को समझने की ज़रूरत है। राजू राम एक बहुत बड़े वकील गुजरे हिंदुस्तान में, जो प्रो बोनो केस लड़ते थे, ह्यूमन राइट्स लॉयर थे। उनका नाम था शहीद शाहिद आज़मी। मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। उस ज़माने में JKPM और हमारा अलायंस था, और उनके लीडरों से मैंने ये बात कही कि मैं ज़िंदगी में पहली बार JKPM से खुश हुआ हूँ कि आपके पास राजू रामचंद्रन जैसा वकील है, क्योंकि उसकी इंटेग्रिटी आपके लीडरों से ज़्यादा है। हमें उस पर भरोसा है। अगर उसके जैसा वकील केस लड़ेगा, शायद कश्मीरियों को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि वो एजेंसियों से डरने वाला नहीं है, वो इस कौम को बेचेगा नहीं। उस आदमी में इंटेग्रिटी है, उसमें सदाकत है। वो शहीद शाहिद आज़मी का दोस्त गुजरा है। हमें पता है राजू रामचंद्रन इस कौम को नहीं बेचेगा। फिर कहाँ से अचानक कपिल सिब्बल आ गए? जो कपिल सिब्बल ने आपका केस लड़ा, मैं बताऊंगा कैसे आए वो। कपिल सिब्बल फारूक अब्दुल्ला के वकील थे। कपिल सिब्बल ने राजू रामचंद्रन से यह अपील की कि मैं आपसे सीनियरिटी में ज़्यादा हूँ, आप ये केस मुझे लड़ने दीजिए। तब उस वक्त शिबा नशाई जैसे लोग सड़कों पे लड़ रहे थे, BJP का बुलडोज़र रोक रहे थे। आई कैन नॉट बी ओमनी प्रेजेंट। अल्लाह ने एक फ़र्द को, इस तरह आज आप कश्मीर में, आप जम्मू में नहीं रह सकते। मैंने भरोसेमंद कुछ लोगों को दिल्ली में रखा था जो हमारी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देख रहे थे। इस तरह मुजफ्फर शाह साहब का केस जो है, उनकी वो मेनका गुरुस्वामी और बाकी सारे जो वकील हैं उनके बिहाफ पे लड़ रहे थे। इतनी मैं बात बोलूँगा, सजाद साहब के भी बहुत स्ट्रांग वकील को सजाद साहब ने रखा हुआ था वहाँ पे। जो बात सच है वो मैं बात हमेशा बोलूँगा। सजाद लोन की हज़ारों गलतियाँ हो सकती हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट का लॉयर उसका पूरे शिद्दोमत से लड़ रहा था। फिर कैसे कपिल सिब्बल आ गए? इस जवाब क्यों नहीं देंगे फारूक अब्दुल्ला हमें? इस बात का जवाब क्यों नहीं फारूक अब्दुल्ला मुझे देंगे? मुझे आज भी यकीन है अगर राजू रामचंद्रन होता, शायद हमारा केस और अच्छी तरीके से प्लेट किया गया होता। मैंने दोबारा आपसे कहा, मसूद, इस घर को आग लगी इस घर के चिरागों से। और मुझे एक बहुत बड़ा किस्सा इस्लाम की तारीख से याद आता है, इस्लामिक हिस्ट्री से मुझे एक बहुत बड़ा वाक़या याद आता है। ये वाक़े का ज़िक्र मैंने, जब मैं पहली बार सईद अली शाह गिलानी साहब से मिला, मैं और गिलानी साहब मुलाकी हुए, तो फिर हमने ये बात की। मैंने कहा, गिलानी साहब, इस कौम का आज वही हाल है जब स्पेन का जो हाल 1090 में था। जो उस वक़्त का मुसलमानों ने, आज की शायद हमारी यंग जनरेशन इस बात को नहीं जानती होगी, जो मुल्क है दुनिया में आज स्पेन, उस पर मुसलमानों ने 400 साल राज किया है। एक वक्त ऐसा आया, जवाल ऐसा आया कि एक मुसलमान बादशाह दूसरे मुसलमान बादशाह को हराने के लिए यहूदियों की मदद लेता था। तो उस वक़्त के जो गाजी थे, इट टुक नो वन लेस देन इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। इमाम गज़ाली ने सुल्तान यूसुफ बिन ताशफीन को अफ्रीका से स्पेन भेजा, हिस्पानिया भेजा, अंदलूसिया भेजा। कहा, जो जवाल हमारा यहाँ ये मुसलमान लाएंगे, वो जवाल को रुकाने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो उस बड़े गाजी ने, सुल्तान यूसुफ बिन ताशफीन रहमतुल्लाह अलैह ने बोला कि या सईदी, ये तो मुसलमान है। उन्होंने कहा, ये मुसलमान नहीं, ये खवारिज है।
ये खवारिज दुश्मन से मिलकर इस कौम का जवाल लाएंगे, मुसलमानों का जवाल लाएंगे। और तारीख है, मैं यहाँ के जितने भी हिस्टोरियन हैं या बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको चैलेंज करके बोलता हूँ कि ये बात सच नहीं है। 1490 में फिर मुसलमानों को स्पेन से बाहर निकाला गया। थर्ड मोस्ट रिवर्ड साइट इन इस्लाम अल हमरा मॉस्क, कोविड तक उसमें कभी फिर अजान नहीं दी गई। इस कौम की गद्दारी का ये दिस इज़ द प्राइस वन हैज़ टू पे। जब मुसलमानों के सफ़ों में ही मुनाफिकीन बढ़ जाए, ये मुनाफिकीन जब कौम को बेचते हैं उसका क्या सिला मिलता है कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को सुल्तान यूसुफ बिन ताशफीन को अफ्रीका से स्पेन भेजना पड़ा मुसलमानों के जवाल को रोकने के लिए। उन्होंने उस जवाल को रोका। 400 साल मुसलमान और राज कर गए स्पेन पे। 1490 में फिर भी जब हमारे किरदार में मिलावट आई कि एक मुसलमान लीडर दूसरे को झुकाने के लिए यहूदी की मदद लेता है, क्या आज वही हाल कश्मीर में दोबारा नहीं है? क्या यही वही हाल कश्मीर में पिछले 30 साल में नहीं है? जब 2014 में मैं गिलानी साहब से मिला, सबसे पहली बात यही मैंने उनसे कही कि क्या भरोसा है कल आपके लीडर हमें बेचेंगे नहीं। आप एक तरफ वोट डलवाइए, बीजेपी को रोकिए। अगर ये बात झूठ साबित होती है, मैं फांसी पर लटकने को तैयार हूँ। अगर ये बात झूठ साबित होती है, मैं सियासत छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हमने बताया कि वोट एक तरफ डालो, पीडीपी ने मुनाफिकत की और उसमें मुनाफिकत करने में दे हैड द गो अहेड विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम। नवाज शरीफ ने खुद ये पैगाम भिजवाया मुफ्ती सईद के साथ कि बीजेपी के साथ अलायंस करो। अब ये बातें इन नौजवानों को मालूम होनी चाहिए। मैंने कहा ना, गुलाम नबी फाई ISI का एजेंट नईम अख्तर के पास पैसे भेजता है और यहाँ लोग तमाशा देखते रहते हैं। ये जो दिल्ली में बड़े नेशनलिस्ट बने हैं, ज़रा इन चीज़ों पे गौर करिए। हमने तो सबूत दिए हैं ना इसके। हमने सबूत दिए कि फ़ारूक अब्दुल्ला और यासिन मलिक ने सेम चीज़ें की है। अगर यासिन मलिक ने कुछ गलत किया है तो फिर फ़ारूक अब्दुल्ला को भी तिहाड़ जेल में होना चाहिए। ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा कि यासिन मलिक के साथ सौतेला सलूक करना है और फ़ारूक अब्दुल्ला को गद्दी दे देनी है, मौलवी साहब को Z+ देना है। नईम अख्तर ISI एजेंटों से पैसे पकड़े, आपके अखबार वाले कुछ यहाँ पर ISI के पैसे से चल रहे हैं और दिल्ली वाले खामोश बैठे। तो मैंने कहा ना, कश्मीर एक बहुत बड़ी एक बिजनेस बन गया है बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन अब यहाँ बड़ी एजेंसियों की दाल गल रही है। लेकिन अब कश्मीर में कश्मीर को अलग करने की बात चल रही। 5 अगस्त में जम्मू कश्मीर के 3 हिस्से हुए, लेकिन अब कह रहे हैं कश्मीर को अलग कीजिए, जम्मू को अलग कीजिए। इसके साथ हैं आप? और नहीं, और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? देखिए मसूद साहब, हमारे बुज़ुर्गों ने इस कौम के लिए लड़ा है, जम्मू कश्मीर के लिए लड़ा है। मैंने कहा हमारे बुज़ुर्गों ने हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद की बातें की। मेरे बुज़ुर्ग सिर्फ गुलाम अहमद शाह नहीं है, मेरे बुज़ुर्ग सिर्फ ख्वाजा गुलाम अहमद अशाई नहीं है, मेरे बुज़ुर्ग सिर्फ सादीन शाल साहब नहीं है, मेरे बुज़ुर्ग सिर्फ शेख जबार नहीं है, मेरा बुज़ुर्ग तो DD ठाकुर भी है, ठाकुर देवीदास जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। जो ही आप लखनपुर चुंगी में आएंगे, चुंगी पे लिखा हुआ है बोर्ड, लखनपुर चुंगी पे हमारे बुज़ुर्ग का, हमारे गाजी का, उनका नाम लिखा हुआ है ठाकुर देवीदास का। इसी तरह कृष्णदेव सेठी साहब, वो तो मुसलमान नहीं थे मगर वो जम्मू के थे, मगर हमारे अपने हैं क्योंकि सच्चे आदमी थे, इस कौम के लिए लड़ने वाले थे। मोहन किशन टिक्कू जैसे कश्मीरी पंडित थे यहाँ पे। हम जैसे नौजवान आज भी उनके नाम पे कुर्बान होने के लिए तैयार है। क्या हम अपने इस स्टेट को कोई भी गैरत वाला इंसान अपने घर के टुकड़े होने का कबूल करेगा? क्या कोई भी जिस इंसान में रत्ती भर भी गैरत हो, क्या वो अपने घर के खुद टुकड़े करेगा? क्या वो अपने अहले खाना में खुद शिगाफ डालेगा? हम कभी भी इस बात को नहीं, आप मुझे तकमील करने दीजिए। बीजेपी का क्या एजेंडा है वो बीजेपी पार्टी जाने। बीजेपी ये मुल्क जो है, ये मुल्क के एहसासात के हिसाब से चला जाएगा। मुल्क का जो सेंटिमेंट है वो कम्युनलिज्म के ख़िलाफ़ है, वो बंटवारे के ख़िलाफ़ है। 1947 में क्यों बंटवारा हुआ इस मुल्क का? रिलीजियस बेसिस पे। जम्मू इज़ हिंदू मेजॉरिटी, कश्मीर इज़ मुस्लिम मेजॉरिटी। तो आप क्या दोबारा इसको पार्टीशन करना चाहते हैं? आप दोबारा पाकिस्तान की तरफ बनाना चाहते हैं इसको? हम कभी भी इस बात पे मुतफिक नहीं होंगे कि जम्मू और कश्मीर को अलग किया जाए। और जो लोग आज बोल रहे हैं टाइम टू डिवोर्स जम्मू, वो अपने आप को डिवोर्स कर ले, यहाँ से वो निकल जाए यहाँ से। जो सजाद साहब यहाँ बैठकर बोलते हैं टाइम टू डिवोर्स जम्मू, जम्मू पहुँचते कहते हैं जम्मू वाले हमारे भाई हैं। भाई एक अल्फाज में बात करें, एक मौक़िफ़ पे खड़ा रहिए आप। क्यों मैं जम्मू को डिवोर्स करेंगे? मतलब आप लोग पीर पंचाल के हो, चिनाब वैली और पीर पंचाल दिल है हमारा, क्या हम अपने से अलग करेंगे उनको? क्यों करेंगे अलग? हम चाहते हैं इक्विटेबल डेवलपमेंट हो। हर डिस्ट्रिक्ट का, जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, जितना पैसा शहर में लगे उतना पैसा गांव में लगे, जितना पैसा जम्मू सिटी में लगे उतना कठुआ में लगे, हीरानगर में लगे,
सांबा में लगे, उधमपुर में लगे, उतना बराबर जहाँ आपकी वो सुचेतगढ़ जो बॉर्डर है, अखनूर हो, वहाँ भी उतना ही पैसा लगे। चाहे बॉर्डर इलाके हों, चाहे पीर पंचाल हो, चिनाब वैली हो, हर जगह इक्विटेबल डेवलपमेंट हो। जो पीछे नाइंसाफ़ियाँ हुई वो इसीलिए तो मेरे जैसे लोग सियासत में आए थे। हमें अल्लाह ने क्या कमी रखी है किसी चीज़ की? क्या हमें पैसे की कोई कमी है, हमें सियासत में आना पड़े? इस कौम में रहनुमाई की बहुत बड़ा खला है। किसी शायर ने सही कहा कि मुझे रहज़ुनू से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हम तो रहबरी करने आए हैं। क्या मिलता है मेरे जैसे लोगों को सियासत में? दिल्ली हमारी दुश्मन है, पाकिस्तान के कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट लोग हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि हम कश्मीर की आबादी चाहते हैं। हम चाहते हैं यहाँ फलाह व बहबूद के काम हो। मैं चाहता हूँ मेरा नौजवान दर दर की ठोकरें ना खाए। अगर शरद पवार ने आईटी सेक्टर और कॉरपोरेट सेक्टर डेवलप किया महाराष्ट्र का, अगर चंद्राबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश को कहाँ से कहाँ ले लिया, अगर केसीआर ने तेलंगाना को बना दिया, तो हमारे लीडर क्या कर रहे हैं 40 साल से? इन्होंने तो मसले कश्मीर भी बेच खाया, इन्होंने 370 भी बेच खाया, हमने नहीं बेच खाया। मैंने कहा राजू रामचंद्रन इस कौम का वकील था। नौजवानों पढ़ो, नौजवानों तहकीक करो, नौजवानों पढ़ो अपनी तारीख को। चाहे अल्लाह की रज़ा होगी कि हमारे जैसे लोग कभी कामयाब हो सियासत में या ना हो। मसूद, मेरा कभी भी ज़िंदगी में वो मकसद नहीं है कि मैं एमएलए बनूं, मिनिस्टर बनूं, चीफ मिनिस्टर बनूं। हाँ, मगर मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है। अल्लाह ने मुझे बहुत जो कुछ नवाजा, ख़ानदान के लिहाज से, घर के लिहाज से। अगर अल्लाह ने मुझे साहिब सरवत बनाया तो मेरा पैसा, मेरा माल एक नेक नीयत के लिए लगना चाहिए। 4 जैकलाई की मुझे आज भी याद है, आज से 1 साल पहले जैकलाई की रिक्रूटमेंट हुई। कई चंद 100 पोस्ट थे, हज़ारों में लोग खड़े रहे हमारे। मैं अपने लोगों को बोलता हूँ, होश के नाखून लीजिए। कश्मीरी आवाम से कहता हूँ, होश के नाखून लीजिए। अगर अब भी आपको सही और गलत का फ़ैसला नहीं होता है, अगर अब भी आपको पता नहीं है कि आपका हमदर्द कौन है, शायद मेरा बच्चा उस लाइन में नहीं खड़ा रहेगा, मगर आपके बच्चों को उस लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। आज हमारी जो आशा और आंगनवाड़ी वर्कर बहनें हैं, रो रही हैं, वो बिलक रही हैं सड़कों पे। कोई उनकी पुरसिश करने वाला नहीं है, कोई उनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखने वाला नहीं है। अमीरों के लिए, अमीरों वो हबीब जालिब का शेर है ना, दिन तो फ़कत बदले हैं वज़ीरों के, शहर का हर बिलावल मकरूज़ है, पाँव नंगे हैं बेनज़ुरों के। डेली वेजर भी वहीं, NYC भी वहीं, आंगनवाड़ी भी वहीं, ओपन मेरिट के बच्चे भी वहीं। तो क्या किसके काम आप कर रहे हैं? क्या आप इन्हीं एलिटिस्ट वो जो आपकी वो लॉबी है, वो कबाल है, उसी के लिए काम करने आए हैं? क्या नासिर सुगामी के लिए हुकूमत बनी है कि आम आवाम के लिए हुकूमत बनी है? इसका फ़ैसला जम्मू कश्मीर की आवाम को आगे करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल ये है कि हमने ये देखा जम्मू कश्मीर में कभी PDP जीतती है, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती है। अभी जैसे ही माहौल बना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मैनिफेस्टो पे नहीं उतर पाई तो लोग PDP के तरफ जा रहे हैं। कश्मीरियों को किस तरह सोचना चाहिए, किस तरह नया ऑप्शन उभर के आ सकता है, किसको वोट दें, किसको आगे लाएं, कैसे सही इंसान को आजमाएं? जिनमें सदाकत हो और जिनकी तारीख़ हो। जिस तरह मेरे ख़ानदान की 100 साल की तारीख़ है सियासत की, हमने कभी इस कौम को नहीं बेचा है। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करता हूँ, हमारे जैसे कई सारे लोग यहाँ पर हैं जो असली रीडिंग रूम की पार्टियाँ थी। बाकी सारे लोग हैं जो सदाकत से आज काम कर रहे हैं, नौजवान रहनुमा लीडर हैं जो बहुत सारी काम कर रहे हैं और किसी लालच के बगैर काम कर रहे हैं। आपने कहा कि कश्मीरियों को क्या करना चाहिए? कश्मीरियों को खुदा रहा सबसे पहले अपनी तारीख़ का मुताला करना चाहिए। जब वो पिछले 100 साल की तारीख़ पढ़ लेंगे तो उन्हें खुद मालूम हो जाएगा कि इस कौम के हमदर्द कौन है और किसने इस कौम के साथ मुनाफिकत की है। दूसरी बात आपने कहा कि कश्मीरियों को क्या करना पड़ेगा और PDP का आपने जिक्र किया। ऑप्शन क्या है वो? मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर क़यामत भी आ जाए, ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मैं ही वो आदमी था जिसने 2018 में कहा कि BJP को नहीं आने देंगे। उस ज़माने में किसी में हिम्मत नहीं थी BJP के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ बोलने की, और फिर वो होके रहा कि हमारे खिलाफ साजिशें हुई, हमें इलेक्शन हरवा दिया गया, मगर अल्लाह ने हमारे ज़बान की लाज रखी। जो हमने अल्फाज कहे, ये किसी बड़े आलिम ने कहा है, एक बड़े इस्लामी स्कॉलर ने कहा है कि जिनके अल्फाज हक़ के अल्फाज होंगे, जिनकी ज़िंदगी ईमान की ज़िंदगी होगी, उनके अल्फाज की लाज फिर खुद अल्लाह रखता है। अल्लाह जल शानुहु ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी अल्फाज की लाज रखी। जो हमने कहा वो होके रहा। हम शायद इलेक्शन हार गए, मगर जिनको हम रोकना चाहते थे वो भी रुक गए। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ। आपने कहा ज़मीन और आसमान एक हो जाए, अगर दिल्ली और पाकिस्तान मुतफ़िक हो जाए, IB और ISI मुतफ़िक हो जाए कि महबूबा मुफ्ती चीफ़ मिनिस्टर बने, मैंने आपसे कहा ज़मीन और आसमान भी एक हो जाए, PDP दोबारा चीफ़ मिनिस्टर नहीं बना सकती। ज़मीन और आसमान एक हो जाए,
ये जो मुनाफिकीन है, जिन 6 मुनाफिकीन का मैंने नाम लिया, और मैं सजाद साहब से भी कह रहा हूँ बाज आ जाएं, हमारी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। उनके वालिद ने बहुत अच्छे काम किए हैं कश्मीरी कौम के लिए, मगर अगर वो इतने ही ज़्यादा वकील है यासिन मलिक के, तो वकील बन जाए और बोले शॉपिंग मॉल किसने बनाए। वो पहले बताएं यासिन मलिक और फारूक अब्दुल्ला का क्या रिश्ता है, फिर हिमायत के लिए खड़े हों। सजाद साहब, हम नहीं चाहते हैं कि दोबारा इस कौम में आग लगे। हम इस गुलिस्तान को फिर आबाद करना चाहते हैं। हम इस आग को, इन आग के अंगारों को जो है उनको बुझाना चाहते हैं। हम कश्मीरियों को एक रोशन मुस्तकबिल दिखाना चाहते हैं। इज़्ज़त और वक़ार के साथ हम किसी चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, मगर हमें वो हिकमत करनी पड़ेगी, वो क़यादत लोगों के सामने लानी पड़ेगी, ताकि जम्मू कश्मीर का नौजवान जो उसमें मायूसी आज आई है, अगर हम एक ऐसी क़यादत सामने रखेंगे, मुझे माफ़ करिए नौज़बिल्ला, हम उनके सामने उनके पाँव की धूल भी नहीं है। हम रसूलुल्लाह सल्लम के, चाहे वो अशरा मुबशरा हो, खुलफाए राशिदीन हो, हम उनके पैरों की धूल भी नहीं है। मैं यही बात कह रहा हूँ कि 313 थे जंग बदर में, आगे 1000 का लश्कर था, अल्लाह ने आपको कामयाब किया। क्यों किया? क्योंकि ईमान आपका ज़िंदा था, अल्लाह की ज़ात पे आपको तवक्ल था। इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। आप 40,000 थे, सैयदना खालिद बिन वलीद रहमतुल्लाह अलैह आपकी क़यादत करते थे। जंग यरमूक में 40,000 थे, आगे उस ज़माने के 2 सुपर पावर्स थी। जिस तरह आज अमेरिका और रशिया है, उस वक़्त रोमन बाइजेंटाइन एम्पायर था हमारे आगे, 2.5 लाख की फ़ौज थी, हमारे पास सिर्फ 40,000 थे। हम फिर भी फतह याब हुए। अल्लाह ने हमारे को जो है कामरानी अता फरमाई। क्यों? क्योंकि ईमान हमारा ज़िंदा था, कायद हमारे बिकाऊ नहीं थे। तो इन बिकाऊ लोगों से, इन मुनाफिकीन से, इन खारिजीन से, इन खवारिजों से हमें नजात दिलाया अल्लाह। पहले अल्लाह से मेरी यही दुआ है, शायद दुश्मन जो है, अगर आप बीजेपी को दुश्मन तस्वुर करते हैं या कांग्रेस को भी दुश्मन तस्वुर करते हैं, वो कभी आपसे वो धोखे नहीं कर पाएंगे जो इन मुनाफिकीन ने आपके साथ किए हैं। मेरी दोबारा मोदबाना गुजारिश होगी कश्मीर के नौजवानों से कि उठो नौजवानों, नहीं तो आने वाली नस्लें आपसे गिला करेंगी। कम से कम शीबा नशाई से गिला नहीं होगा कि जब ये कौम बर्बाद हो रही थी आप अपने घर में आराम फरमा रहे थे। शीबा नशाई से ये गिला नहीं होगा कि अल्लाह ने आपको दौलत भी दी थी, ताकत भी दी थी, जब ये कौम लुट रही थी आप लंदन और अमेरिका में हॉलीडे कर रहे थे। ये गिला मुझसे नहीं होगा। मैंने अपने हलाल का पैसा, अपनी जवानी इस कौम के नाम लिख दी। मैंने इस कौम के लिए जदोजहद की। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ती कि इलेक्शन हम हारे, आने वाले 10 या 100 इलेक्शन हम हार जाएं। मुझे मालूम है कि दिल्ली में लॉबीज़ हैं जिनको दोबारा, मैंने कहा होम मिनिस्टर साहब से, इस किताब में एक बहुत बड़े गाजी का जिक्र है। ये बताया गया कि एक फार्मर चीफ मिनिस्टर का घर है। गुलाम अहमद शाह साहब और मेरे क्या रिश्ते सारी दुनिया को मालूम है। कहा गया फार्मर चीफ मिनिस्टर का घर है। शीबा नशाई बहुत ताकतवर आदमी है, अगर इसको रोका नहीं गया तो दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बनेगा। ये मुनाफिकत करने वाले, ये मुखबिर लोग जिन्होंने मुखबिरी की, कोलैबोरेटर्स, जिन कोलैबोरेटर्स ने दिल्ली जा जाके अमित शाह को कहा कि नहीं शीबा नशाई को रोको, वो शायद दोबारा अपने मंसूबों में कामयाब हो जाए। मगर मेरा एक ही जो एक ऑब्जेक्टिव है इस लाइफ का कि मैं इस कश्मीरी कौम को बेदार करूं, नींद से उठाऊं, उनको जगाऊं। आपके लोगों को, पीर पंचाल के, जम्मू के हमारे लोग, कोई हिंदू मुसलमान की दुश्मनी नहीं है। मैंने कहा देवीदास ठाकुर साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, गुलाम अहमद शाह चीफ मिनिस्टर थे। दोनों हमारे लिए बुज़ुर्ग हैं, दोनों हमारे लिए अजीज़ हैं, दोनों हमारे लिए इज़्ज़त के मुस्तहिक है और हम उन बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करते रहेंगे। मैं दोबारा हाथ जोड़ के हलम दरी छुस बह कशर कौमस वनान, खुदारा मे खतर म गो खड़ा, पन्न बचन खतर। आने वाली नस्लें आपसे वही सवाल करेंगी जो मैं आज करता हूँ फारूक अब्दुल्ला से, जो मैं आज इन हुर्रियत वालों से करता हूँ, जो मैं आज मौलवी साहब से कर रहा हूँ, यासिन मलिक से कर रहा हूँ कि अगर हमने अपना खून भी आपको दिया तो हासिल क्या है। अगर आज हमारा नौजवान कहीं का नहीं रहा, अगर आज उससे फ़ौज से भी जबर हो रहा है, पुलिस से भी जबर हो रहा है, उसकी नौकरियां भी खाई जा रही हैं, उसका हक भी मारा जा रहा है, उसको रोटी के लिए मुस्तहिक कर दिया गया, उसके ज़िम्मेदार तो आप लोग हैं। बीजेपी यहाँ किसने लाई? क्या वो मुसलमान नहीं थे? या आज बड़ा चलन बन गया है हिंदू मुसलमान? ना बीजेपी हिंदुओं की ठेकेदार है और ना ये नाम निहाल लीडर जिन 6-7 पार्टियों के मैंने नाम बोले वो मुसलमानों के ठेकेदार हैं। ये हिंदू मुस्लिम करने से सबसे बड़ा फ़ायदा इन सियासी पार्टियों का है। मैं जम्मू के अपने बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, हमारे दिल में, हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है आपके लिए। आप देवीदास ठाकुर के लोग हो, आप कृष्णदेव सेठी साहब जैसे लोगों के ये हैं। हमें
न हिंदुओं से कोई बैर है, न सरदारों से कोई बैर है, न किसी मज़हब से कोई बैर है। ये जम्मू कश्मीर एक घर था और इंशाअल्लाह जितनी देर तक हम लोग हैं हम कोशिश करेंगे ये घर मुस्तहकम रहे, इस घर पे कोई आंच ना आ सके। और जो जो चीज़ें हमसे लूटी गई वो हम दिल्ली से पुरअमन तौर मुतालबा करके, मैं दोबारा ये कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शुड रीविज़िट हिज जम्मू कश्मीर पॉलिसी। फ़ारूक अब्दुल्ला का मतलब जम्मू कश्मीर नहीं है, उमर अब्दुल्ला का मतलब जम्मू कश्मीर नहीं है। ये सजाद लोन की वजह से हमारे लोगों पे जबर मत करो, ये मौलवी साहब और उनके जैसे लोगों की वजह से हमारे पे जबर मत करो। हमने कभी बंदूक नहीं उठाया, हमने बर्बादी नहीं चाही, हम अपना हक चाहते हैं, हम इज़्ज़तदार तरीके से इस मुल्क में रहना चाहते हैं। अगर हमारे कोई ग्रीवेंसेस है, दिल्ली शुड एक्नॉलेज दैट ग्रीवेंसेस। दिल्ली को कश्मीर के नस्लों से, नौजवानों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और यही मेरी कोशिश रहेंगी कि वी बिल्ड दिस ब्रिजेस। जो दिल्ली और हमारे बीच में मिसगिविंग्स हैं उनको दूर किया जाए और जल्द से जल्द हम कश्मीरियों के लिए कुछ वापस ले आए। स्टेटहुड उमर अब्दुल्ला के घर की मीरास नहीं है और ये मेरे से लिख के ले लो, मुझे लगता है जितनी देर तक उमर अब्दुल्ला की हुकूमत है शायद स्टेटहुड कभी नहीं हमें मिले। और उमर अब्दुल्ला के लिए वही अच्छा है, अगर वो अपने वादे न निभा पाए तो उनको उस कुर्सी से जो है दस्तबरदार होना चाहिए, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए अगर वो इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ शिबाना शाही बात करने के लिए थे। जम्मू कश्मीर में सरकार बनी 5 अगस्त 2019 के बाद, लेकिन उसके बाद कई किताबें खुली। यासिन मलिक की बात करें, जिस तरह उन्होंने लिख के दिया कि कश्मीर में तहरीक चलती थी, नौजवानों को गुमराह किया जा रहा था इसके लिए कि हम आज़ादी पाएंगे, लेकिन उस लीडर ने लिख के दिया कि वो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा था और कश्मीरी लोगों को गुमराह कर रहा था। ऐसी कई किताबें खुली 5 अगस्त के बाद, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो बजट पेश किया उसके बाद उनके मैनिफेस्टो की बातें हो रही हैं, चर्चा कश्मीर में हो रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी धोखा दिया। जब मैनिफेस्टो बना 370 रियासत के दर्जे की बात की जाती थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। शिबाना आशाई से बात करने की इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि ये इलेक्शन में उतरे, मैनिफेस्टो पेश किया, जो जो बातें कही और जो जो कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के बाद बदल सकती है, वो हूबहू होते हुए दिख रहा है। बातचीत की, क्या कुछ कहा, किस हद तक आप सहमत हैं और क्या आप चाहते हैं कि अगले, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे एक ऑप्शन है, दूसरा पीडीपी है और तीसरा कश्मीरियों को कौन ऑप्शन है जो कश्मीरियों की रहबरी करेगा और कश्मीरियों को उनके हक, उनके हकूक़ और जो कश्मीर के लोग हैं, उनके जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनको रोज़गार दिलवा सकता है, उनकी बात सेंटर में करेगा, वो कौन हो सकता है और किसको होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।